तो पिछली क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी के लेक्चर में अपन ने अफवाह तंत्र शुरू किया था और अफवाह तंत्र के अंतर्गत अपन अरब सागरीय नदियाँ पढ़ रहे थे और अरब सागरीय नदियों में अपन दो नदियाँ कंप्लीट कर चुके थे। एक लुनी नदी जो कि काफ़ी वाइड में अपन ने उसकी सारी सहायक नदियों को भी अच्छे से डिटेल में कवर करा। उसके बाद अपन ने पश्चिम बनास पढ़ी। ये दोनों ही कच्छ के रण या लिटिल कच्छ के अंदर गिरती है। अब जो दो नदियाँ पढ़ेंगे अपन, एक माही है और एक नदी है साबरमती। ये दोनों गिरती है खंभात की खाड़ी में। ऑब्वियसली गिर तो अरब सागर में रही है, लेकिन अरब सागर में भी दो पार्ट करके अपन पढ़ेंगे। पहली जो कि कच्छ के रण या लिटिल कच्छ में गिर रही है और दूसरी नदी जो कि खंभात की खाड़ी के अंदर गिर रही है। तो खंभात की खाड़ी के अंदर अरब सागर में ही तीसरी नदी अपन शुरू कर रहे हैं और तीसरी नदी का नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी। हर नदी के बारे में अपन 6-7 कॉमन पॉइंट लेके चलते हैं। उद्गम, संगम, उसकी लंबाई, उसका अपवाह क्षेत्र, उसकी सहायक नदियाँ, उसके ऊपर बने हुए बांध, उसकी विशेषताएं। उन्हीं पॉइंट्स के अंदर इसको कवर करें। तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साबरमती नदी का उद्गम होता है पदराना हिल्स से। पदराना करके पहाड़ियाँ हैं उदयपुर के अंदर। उदयपुर में भी पूछा जाए कि कहाँ से, तो ये कोटड़ा के आसपास से। कोटड़ा एक तहसील है उदयपुर में, तो कोटड़ा के आसपास से निकलता है। कोटड़ा, उदयपुर। साबरमती नदी का उद्गम होता है पदराना हिल्स, कोटड़ा, उदयपुर के अंतर्गत से। दो जलधाराएं, एक का नाम है सेई और एक का नाम है वागल। उन दोनों जलधाराओं के मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। तो इधर ही साथ में लिखते हैं अपन, सेई और वागल जलधाराओं के मिलने से। सेई और वागल जलधाराओं के मिलने से साबरमती नदी का उद्गम होता है। उद्गम के बाद देखें संगम या समापन। संगम देखेंगे चूंकि किसी न किसी आगे जाके सागर में मिल रही है। इसका संगम होता है खंभात की खाड़ी में। अरब सागर का ही पार्ट खंभात की खाड़ी के अंतर्गत इसका समापन होता है। टोटल लंबाई की बात करी जाए कि साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो साबरमती नदी की कुल लंबाई अपने को देखने को मिलती है 516 किलोमीटर। 416 किलोमीटर, सॉरी 416 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है, जिसमें से राजस्थान के अंदर ये मात्र 45 किलोमीटर बहती है। राजस्थान के अंदर मात्र, मतलब राजस्थान में जस्ट शुरू ही होती है और सीधी कहाँ पे चल जाती है? गुजरात के अंतर्गत। अच्छा, राजस्थान में 45 किलोमीटर है टोटल, इसकी लंबाई 416 है। मैं बोलूँ कि ये राजस्थान और गुजरात में बहती है, तो क्या ये राजस्थान की मुख्यतः नदी है? नहीं, ये गुजरात की मुख्यतः नदी होगी, क्योंकि राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर बह रही है। नेक्स्ट देखें, लंबाई के बाद देखें इसका अपवाह क्षेत्र की ये कहाँ कहाँ पर बहती है। अपवाह क्षेत्र के हिसाब से देखें तो चूंकि ये नदी उदयपुर से उद्गमित होती है, तो उदयपुर में बहेगी इसे। डूंगरपुर के कुछ थोड़े से हिस्से के अंदर बहती है और फिर गुजरात के अंदर चली जाती है। अच्छा, जब ये उदयपुर डूंगरपुर से होती हुई गुजरात की तरफ जाती है, तो ये 5 जलधाराओं के अंतर्गत बढ़ जाती है। 2 जलधाराओं से मिलकर तो ये बनी है, लेकिन जब ये गुजरात की तरफ जाती है तो एक जगह है फुलवारी की नाल। उदयपुर के अंदर जब अपन ज्योग्राफी भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे फुलवारी की नाल। तो उस फुलवारी नाल के आसपास जाकर ये साबरमती नदी 5 जलधाराओं के अंतर्गत विभक्त हो जाती है और गुजरात के अंदर चली जाती है। मैं बोलूँ कि 5 जलधाराओं में विभक्त होती है। 5 जलधाराओं में विभक्त होकर ये गुजरात चली जाती है। विभक्त होती है और विभक्त होकर गुजरात चली जाती है। तो डूंगरपुर की स्थिति इसमें विवादास्पद रहती है कि डूंगरपुर के अंदर ये बहती है या नहीं बहती, क्योंकि 5 जलधाराएं में बढ़ गई तो ये वही नदी है पूरी, क्योंकि नदी का रूप तो रहा ही नहीं, 5 जलधाराओं में बढ़ गई है। ठीक है, अफवाह क्षेत्र के बाद देखें इसकी सहायक नदियां। इस साबरमती की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? साबरमती की सहायक नदियों को याद करने के लिए अपन याद रख सकते हैं, वैसे हमें मावा चाहिए। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, वैसे हमें मावा चाहिए। वैसे हमें मावा चाहिए ट्रिक है जिससे अपन इसकी सहायक नदियों को कवर कर लेंगे। कौन कौन सी नदियां? वैसे हो जाएगा वात्रक या वैत्रक, ये डूंगरपुर की लोकल नदी है, वात्रक या वैत्रक। से हो जाएगा सेई। हर से 2 नाम है, एक नाम है हथमती और एक नाम है हरनव। मैं से नाम है मेशवा या मेशमा, मेशवा।
माँ से दो नाम हैं, मानसी और माजम, मानसी और माजम, और वा से वाकल, वा से नाम आता है इसका वाकल। वाकल और सई जल धाराओं से मिलकर तो ये बनी है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी ये है वात्रक, सई, हथमती, हरनब, मेशवा, मानसी, या इसको कभी कभी बार यूं भी लिखा होता है माशी, ये सब हिंदी कभी कभी होती कभी कभी नहीं होती, तो एक ही बात है ना। माजम और वाकल ये इसकी सहायक नदियां हुआ करती हैं, ठीक है। वात्रक, सई, हथमती, हरनब, मेशवा, मानसी, माजम और वाकल। इसमें से वात्रक डूंगरपुर की नदी है, ये डूंगरपुर के अंतर्गत रहती है वात्रक नदी। सहायक नदियों के बाद देखें क्या इस पे कोई बांध बना हुआ है, तो ऐसा कोई बड़ा बांध इसके ऊपर नहीं बना हुआ, केवल बांध के नाम पे अपन पढ़ लेते हैं मानसी वाकल बांध इसके ऊपर बना हुआ है। बांध इसमें मानसी वाकल बांध बना हुआ है, मानसी वाकल बांध, जो कि जाडोल में, जाडोल उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है जाडोल, तो जाडोल के अंदर इसके ऊपर बांध बना हुआ है मानसी वाकल बांध। विशेषताएं देखें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं साबरमती नदी की। तो पहली बात, इस पर दो जल सुरंगें बनी हुई, वाटर टनल्स बनी हुई है, दो जल सुरंगें हैं। पहली जो वाटर टनल है उसका नाम है सेई जल सुरंग या सेई वाटर टनल, सेई जल सुरंग। ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है, वाटर टनल शॉर्ट में WT लिख दो। ये राजस्थान की पहली वाटर टनल हुआ करती है। और दूसरी, इससे जवाई बांध के अंदर जो हमने लूनी नदी पर, जवाई नदी जो उसकी सहायक थी उसके ऊपर सुमेरपुर पानी के अंदर एक बांध बना था जवाई बांध, जिसको अपन ने पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर या मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा था। पश्चिमी राजस्थान का वो सबसे बड़ा बांध था। तो उस जवाई बांध में पानी की सप्लाई यहाँ से की जाती है। अगर उसमें पानी कम पड़ता है तो जवाई बांध में जलापूर्ति की जाती है। और दूसरी जल सुरंग जो है, ये पहली बनी वाटर टनल ना, और दूसरी इसके ऊपर बनी है मानसी वाकल जल सुरंग, मानसी वाकल जल सुरंग। ये इसके ऊपर दूसरी एक ही नदी है जिस पर अपन ने वाटर टनल्स पढ़ेंगे, वो एक ही नदी, यही नदी है साबरमती नदी। मानसी वाकल जल सुरंग ये राजस्थान की सबसे लंबी वाटर टनल है, मतलब लॉन्गेस्ट वाटर टनल है राजस्थान की, लगभग 11.6 किलोमीटर के आसपास में, लगभग 11.6 किलोमीटर के आसपास में। और इसी को अपन मोहनलाल सुखाड़िया वाटर टनल बोल देते हैं, या इसी को अपन देवास परियोजना बोल देते हैं, देवास प्रोजेक्ट या मोहनलाल सुखाड़िया प्रोजेक्ट अपन इसको बोल देते हैं। तो दो वाटर टनल्स इसके ऊपर बनी हुई है, ये दो वाटर टनल्स वाली विशेषता होगी। तीसरी विशेषता देखें, साबरमती नदी राजस्थान की वह नदी है जिस पर रिवर फ्रंट बना हुआ है। अहमदाबाद के अंतर्गत इसके ऊपर रिवर फ्रंट बना हुआ है, बट नदी कहाँ की है? राजस्थान की। तो अपन बोलेंगे कि राजस्थान की वह नदी जिस पर रिवर फ्रंट बना हुआ है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? साबरमती नदी। तो मैं बोलूँ रिवर फ्रंट बना हुआ है इसके ऊपर, रिवर फ्रंट बना हुआ है कहाँ पे? अहमदाबाद में। और इसके किनारे कौन कौन से शहर, बिसाइड्स या किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो अहमदाबाद इसके किनारे बसा हुआ है, गांधीनगर इसके किनारे बसा हुआ है, और साबरमती इसके किनारे बसा हुआ है। तीनों गुजरात के प्रमुख शहर हैं साबरमती, ये सब इसके किनारे बसा हुआ है। तो अपन ने बात करी साबरमती नदी की, जिसका उद्गम होता है पदराना हिल्स, कोटड़ा, उदयपुर से। दो जलधाराएं जिनका नाम है वाकल और सई, वो दोनों जलधाराएं मिलती है और साबरमती नदी का निर्माण होता है। साबरमती नदी की कुल अगर अपन लंबाई देखें तो इसकी लंबाई निकल के आती है 416 किलोमीटर, जिसमें से 45 किलोमीटर ये राजस्थान के अंतर्गत बहती है, यानी ये गुजरात की मुख्यतः नदी हो जाएगी। इसके अपवाह क्षेत्र की बात करी जाए तो उदयपुर है, डूंगरपुर है और फिर गुजरात है। जब ये गुजरात की तरफ जाती है तो ये 5 जलधाराओं के अंतर्गत बढ़ जाती है, गुजरात के अंतर्गत प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, अच्छा संगम अपन रह गया, खंबात की खाड़ी ना। सहायक नदियां वैसे हमें मावा चाहिए, वात्रक, सई, हथमती, हरनव, मानसी, माजम, मेशवा और फाकड़ हो जाएगी। अच्छा, विशेषताओं के अंदर देखिए, इसके ऊपर दो वाटर टनल्स बनी हुई है। पहली जो इसके ऊपर वाटर टनल बनी हुई है उसका नाम है सई जल सुरंग। अच्छा, बांध तो अपन ने बात कर ली मानसी वाकल बांध, जो कि कोटड़ा जाडोल के अंदर, कोटड़ा के अंदर तो इसका उद्गम हो रहा है ना, जाडोल के अंदर इसका बांध बना हुआ है। दो जल सुरंग, सई वाटर टनल और दूसरी वाटर टनल का नाम
मोहनलाल सुखाड़िया देवास या मानसी वाकर वाटर टनल। मानसी वाकर वाली राजस्थान की सबसे लंबी लगभग 11.6 किलोमीटर लंबी वाटर टनल है, जो कि पहली जल सुरंग है और जवाई बांध के अंतर्गत पानी की सप्लाई उससे की जाती है। चौथी नदी की बात करें जो इसके अंतर्गत आती है, चलिए, तो चौथी नदी की इसके ऊपर जो बनी हुई है, मतलब मैं बोलूँ कि अरब सागर की नदियों के अंदर आती है चौथी प्रमुख नदी, उसका नाम है माही नदी। गुजरात में इसको महिसागर के नाम से जाना जाता है, माही नदी। माही नदी के उद्गम के बारे में बात करें कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो एमपी से ही आती है मुख्यतः, एमपी। और एमपी के अंदर अपन जाते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जैसे अपने यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला, वैसे एमपी के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से आने वाली ये नदी है। उद्गम इसका होता है, एक झील है जिसका नाम है मेहंद झील। मेहंद झील से इसका उद्गम होता है, या एक पहाड़ी है उसके पास में जिसका नाम है अमरेरू हिल्स, अमरेरू पहाड़ी या अमरेरू पर्वत अमरेरू पर्वत से या अमरेरू हिल्स से ही आती है। जगह पूछा जाए तो मिंडा गांव है करके एक जगह है धार जिले में, मिंडा गांव धार जिला एमपी के अंदर। और ये भी लाइन लिख देते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से आती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से आती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की ये प्रमुख नदी है। तो उद्गम बात करिए अपन ने मेहंद झील या अमरेरू हिल्स, या मैं बोलूं मिंडा गांव धार जिला एमपी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। संगम कहाँ पर, ये भी खंभात की खाड़ी के अंतर्गत गिरती है। संगम या समापन, संगम होता है इसका खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी माही नदी की कुल लंबाई अपने को देखने को मिलती है 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। लुणी की थी 495 किलोमीटर, जिसमें से 330 राजस्थान के अंदर बह रही थी। पश्चिम बनास की पड़ी थी 266 किलोमीटर। अपने साबरमती नदी की पड़ी अपन ने 416 किलोमीटर, जिसमें से 45 बह रही थी। इसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर, जिसमें से 171 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। 171 किलोमीटर ये कहाँ पे बहती है, राजस्थान के अंतर्गत बहती है। 3 राज्यों के अंतर्गत ये बहती है। एमपी से ये निकलती है, राजस्थान में भी बहती है, गुजरात से होते हुए अरब सागर के अंदर मिल जाती है। लंबाई के बाद देखा जाए इसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र कि माही नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो एमपी से तो ये निकलती, एमपी के बाद ये आती है राजस्थान में, और राजस्थान के बाद ये चली जाती है गुजरात के अंदर, और फिर अरब सागर के अंदर ये खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। राजस्थान, चूंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्पेशली ये कहाँ कहाँ पे आती है उसकी बात करी जाए। सबसे पहले ये एंटर करती है बांसवाड़ा में, दक्षिण राजस्थान की नदी है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में भी जो एंट्री करने वाला स्थान है, प्रवेश कहाँ से करती है ये पूछा जाए तो एक विलेज है जिसका नाम है खांदू, तो खांदू गांव से ये एंटर करती है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के बाद ये जाती है फिर प्रतापगढ़ में, वागड़ वाले एरिया के अंदर बेसिकली जाती है प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ के बाद ये जाती है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर से फिर ये निकल के आगे गुजरात के अंतर्गत चल जाती है। बांसवाड़ा के अंदर खांदू विलेज से प्रवेश करती है। अच्छा, बांसवाड़ा को तीनों ओर से ये नदी घेरती है, ये बांसवाड़ा की इस तरह से ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा को तीनों ओर से घेरने का ये नदी काम करती है। तो इधर ही प्रवेश करने लिख दिया बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा का ये दूसरा पॉइंट ये बांसवाड़ा को तीनों तरफ से घेरने का कार्य करती है ये नदी। बांसवाड़ा जो है वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ये मिलते हैं तीनों तरफ से इस नदी से घिरा हुआ है। और बांसवाड़ा के बारे में एक बात, सबसे ज्यादा अगर इसका माही बेसिन का विस्तार देखें तो बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलता है। नदी बेसिन का सर्वाधिक विस्तार बांसवाड़ा में, नदी बेसिन का सर्वाधिक विस्तार अपने को देखने को मिलता है। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा अगर माही नदी का विस्तार कहीं पे है, राजस्थान की बात करें तो वो बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलता है। और बांसवाड़ा को ही 100 टापुओं का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ 100 आइलैंड, 100 टापुओं का शहर भी इसे कहा जाता है। किसे, बांसवाड़ा को। ये बांसवाड़ा के बारे में खास बात है। अफवाह क्षेत्र अपन ने देखा। अफवाह क्षेत्र के बाद अपन देखें इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों की बात करें
कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? माही नदी की सहायक नदी। तो सहायक नदियों को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ए अन्ना चारपाई में सो जा, चारपाई खाट, चारपाई में सो जा। और दो नाम अलग से याद रखने हैं अपने को, भादर और हरण। ये दोनों हरण अपन पढ़ेंगे कि अनाज की सहायक नदी है ना? ए अन्ना चारपाई में सो जा, भादर और हरण। ए से नाम आ जाएगा एरू या इराव। एरू या इराव क्या है? एरू या इराव खास बारे में उसकी बात करी जाए। एरू या इराव नदी की बात करें, इसका उद्गम तो होता है प्रतापगढ़ से। ये प्रतापगढ़ के अंदर से नदी आती है, प्रतापगढ़ से ये नदी आती है, एरू या इराव नदी। अच्छा, इस नदी के बारे में खास बात है, अपन पढ़ेंगे आगे कि माही नदी पर एक बांध बना हुआ है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तहत, माही बजाज सागर बांध। तो एरू या इराव एकमात्र ऐसी नदी है जो कि माही बजाज सागर बांध से पहले ही इसके अंतर्गत मिल जाती है। अगर अपन मैप से इसको शो करने की कोशिश करें, भाई ये राजस्थान था, ये बांसवाड़ा वाला एरिया का मैं दक्षिणी पार्ट बना रहा हूँ, खांडू विलेज से ये एंटर कर रही थी राजस्थान के बांसवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। ये नदी जा रही है, ये इस नदी का बहाव है, लगभग उल्टे यू आकार के अंतर्गत ये बहती है, दक्षिण से आती है, दक्षिण के अंदर जाती है। ये अपन विशेषताओं के अंतर्गत कवर करेंगे। यहाँ पर बुरखेड़ा करके एक जगह है बांसवाड़ा में, जिसके ऊपर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। जब माही की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो माही बजाज सागर के बाद में आकर मिलती है। केवल एकमात्र नदी ऐसी है एरू या इराव जो कि माही बजाज सागर से पहले ही माही के अंदर मिल जाती है। प्रतापगढ़ से आती है, बांसवाड़ा के ऊपर ही प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ से आती है और माही बजाज सागर में पहले ही यहाँ पे मिल जाती है एरू या इराव। तो इधर लिखते हैं एरू या इराव नदी, प्रतापगढ़ से बेसिकली आती है, ठीक है। उद्गम प्रतापगढ़ में, और एकमात्र ऐसी नदी है जो कि माही बजाज सागर से पहले मिल जाती है, माही बजाज सागर से पहले मिलती है। कहाँ मिलती है? माही में मिलती है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माही के अंदर मिलती है। दूसरी नदी की बात करें, अन्ना से याद रखना है अनास। अनास, अनास की एमपी की नदी है, एमपी से राजस्थान के अंदर आती है अनास। अनास का उद्गम कहाँ पे होता है? तो एमपी के अंदर एक गांव है, एक जगह है जिसका नाम है आमेर, आमेर या आमेर, आमेर, एमपी। आमेर गांव एमपी से इसका उद्गम होता है, मतलब राजस्थान से ही नहीं आती, एमपी के अंदर से आती है। संगम कहाँ पे होता है इसका? संगम जैसे ये मान लो वो आमेर गांव है, वहां से ये डूंगरपुर के गलियाकोट के आस पास में आके ये माही नदी के अंदर मिल जाती है ना। इसका संगम कहाँ पे होता है? तो इसका संगम होता है गलियाकोट, गलियाकोट करके एक जगह है डूंगरपुर में, है ना। तो वहां पे ये माही नदी के अंतर्गत ये मिल जाती है। अनास नदी के बारे में अगर अपन और बात करें, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है हरण। अफवाह क्षेत्र अगर देखें, एमपी से फिर ये जाएगी बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से भी मिल जाती है डूंगरपुर के अंतर्गत। चूंकि ये एमपी से आती है तो ये राजस्थान में कहीं न कहीं से तो प्रवेश कर रही होगी। तो एक बांसवाड़ा का गांव जिसका नाम है मेलेडी खेड़ी या मालेडी खेड़ी, मेलेडी खेड़ी कुछ भी बोलो, मालेडी खेड़ी बांसवाड़ा के अंतर्गत गांव है। वहां से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और गलियाकोट के पास में जाके ये माही के अंदर मिल जाती है। नदी का नाम क्या है? अनास नदी। तो अनास नदी राजस्थान में एंटर कहाँ से करती है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो मेलेडी खेड़ी गांव या मालेडी खेड़ी या मेलेडी खेड़ी, मेलेडी खेड़ी गांव बांसवाड़ा से ये राजस्थान। तो अपन इसका अफवाह क्षेत्र बता सकते हैं, एमपी से आती है बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर के अंदर। चूंकि सहायक नदी है इसलिए अपन छोड़ सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन अपन बता भी सकते हैं कि भाई एमपी से आती है बांसवाड़ा और फिर ये बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, गलियाकोट के अंदर मिलती है। इसकी एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है हरण, जो अपन ने ऊपर लिखी भादर और हरण, उसमें से हरण जो है वो अनास की सहायक नदी, अनास की सहायक नदी है। तो ये और ये तीन नदियां पड़ी। चारपाई से अपने को याद रखना है चाप। ये चाप बांसवाड़ा की नदी है ना, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल है नहीं, बांसवाड़ा की नदी है, बांसवाड़ा की लोकल नदी है चाप। मैं से याद रखना है अपने को मोरैन, मोरैन
ये मोरेन डूंगरपुर की नदी है। चाप बांसवाड़ा की नदी है और ये भी बांसवाड़ा के अंदर ही मिल जाती है। चाप या डूंगरपुर में बांसवाड़ा के होते हैं। चाप ये बांसवाड़ा की लोकल नदी है। बात चाप की बात करें, एक बात करें मोरेन डूंगरपुर की नदी है। ये कहीं मोरेन डूंगरपुर की नदी है, डूंगरपुर में ही आकर मिल जाती है माही नदी के अंदर। सो से याद रखनी ये इंपॉर्टेंट नदी है सोम, और जा से है जाख। ये दोनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां हैं। बादर और फिर हर। बादर का नाम याद रखना, यहाँ की लोकल नदी है, डूंगरपुर की लोकल नदी है एक बादर है। गुजरात के अंदर जाकर बेसिकली ये माही के अंदर मिल जाती है। जो सिमरोड़ा ग्राम पंचायत समिति है वहाँ से ये निकलती है और गुजरात के कडाना वाले जो डैम है उसके अंदर जाके बादर मिल जाते हैं। सोम और जाख ये दो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो उनकी बात करी जाए। एक जगह है आसपुर तहसील डूंगरपुर में नवा टापरा। उस नवा टापरा में बेणेश्वर करके एक जगह है, बेसिकली शिव जी का एक प्रमुख स्थल है। खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा की जाती है। उस बेणेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है। एक तो नदी माही होगी और दो नदियां इसके अंतर्गत आके मिलती है। एक नदी जो कि उदयपुर से आती है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से और बेणेश्वर के अंदर आके मिलती है, उस नदी का नाम है सोम। और एक नदी जो कि प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ियों से आती है और ये बेणेश्वर के पास में ही, एग्जैक्ट बेणेश्वर में नहीं लेकिन बेणेश्वर के पास में ही जाकर ये सोम के अंदर मिल जाती है और फिर सोम आगे जाके माही मिल जाती है। त्रिवेणी संगम बनता है बेणेश्वर के अंतर्गत। इस नदी का नाम है जाखा। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। तो उनकी में बात करी जाए सोम की, इसको मिटा के ही करते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। चलिए तीसरी इसकी सहायक नदी की बात करी जाए सोम की। सोम का उद्गम कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका उद्गम कहाँ से होता है तो बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। बिछामेड़ा की पहाड़ियां, बिछामेड़ा की पहाड़ियां से, बिछामेड़ा पहाड़ी या बिछामेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ पे, ये ऋषभदेव में, केसरियाजी ऋषभदेव उदयपुर के अंदर, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। संगम या समापन कहाँ पे होता है तो ये बेणेश्वर में, बेणेश्वर धाम में ये माही के अंदर मिल जाती है। माही के अंदर बेणेश्वर धाम कहाँ है, ये चूंकि अपन लेसन हिस्ट्री के अंदर या राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं। बेणेश्वर धाम नवा टापरा आसपुर तहसील डूंगरपुर के अंतर्गत है ना, माही के अंदर मिल जाती है। अच्छा, सोम नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ पे है? सोम नदी के अपवाह क्षेत्र देखें, उदयपुर से निकलती है, डूंगरपुर में आके मिलती है, बीच में सलूंबर से होकर आती है। तो उदयपुर सलूंबर, चूंकि अलग जिला बन गया तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। उदयपुर, सलूंबर और डूंगरपुर, ये इसका अपवाह क्षेत्र है, उदयपुर, सलूंबर और डूंगरपुर। नेक्स्ट बात करी जाए सोम के बारे में कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। उद्गम देख लिया, संगम देख लिया, लंबाई अपन देखेंगे नहीं। सहायक नदियां कौन कौन सी है सोम की। सोम की सहायक नदियों के अंदर देखा जाए, चूंकि अपन ने डायग्राम में बात करी थी कि जाखम नदी पहले सोम में मिलती है, सोम फिर माही के अंदर मिलती है, तो इसकी एक सहायक नदी अपन जाखम ले लेंगे और एक दूसरी गोमती नदी। गोमती नदी भी सोम की सहायक नदियों के अंतर्गत आती है। क्या इसके ऊपर कोई प्रमुख बांध बने हुए हैं तो बांध इधर ही कवर कर लें। क्या इसके ऊपर बांध, हाँ, दो प्रमुख इसके ऊपर बांध देखने को मिलते हैं। पहला सोम कागदर बांध, सोम कागदर बांध। ये सोम कागदर बांध जो है वो उदयपुर के अंदर बना हुआ है, ऋषभदेव में ही है बेसिकली, उदयपुर। और एक बांध है इसका सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा या अंबा, ये बांध बना हुआ है डूंगरपुर में। ये बांध बना हुआ है कहाँ पे, डूंगरपुर के अंतर्गत बना हुआ है। और सोम नदी की विशेषताओं की बात करें, विशेषता में ऐसा कोई पॉइंट बचता नहीं है, लेकिन अपन लिख दें तो वागड़ का वैभव एक मंदिर कहलाता है जिसका नाम है देव सोमनाथ मंदिर। तो देव सोमनाथ मंदिर इसके किनारे बसा हुआ है, देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में है। देव सोमनाथ मंदिर जिसको क्या कहा जाता है, वागड़ का वैभव। तो देव सोमनाथ मंदिर इसके किनारे स्थित है।
अब एक सहायक नदी और बची जिसके बारे में जिक्र कर लें, जाखम नदी। जाखम सहायक नदी है इसकी जाखम। जाखम नदी का उद्गम देखा जाए तो जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियों से। भंवर माता की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, प्रतापगढ़ की नदी है। संगम की बात करें तो संगम बेणेश्वर के निकट ये किस में मिल जाती है, सोम में। सोम आगे जाके माही में मिलती है ना। संगम इसका होता है बेणेश्वर के निकट, बेणेश्वर के निकट सोम में, सोम नदी में इसका संगम होता है। अफा क्षेत्र अपन बता ही सकते हैं, प्रतापगढ़ से निकलती, चूंकि जगह का मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रतापगढ़ से निकलती है, सलूंबर जाती है और सलूंबर से ही डूंगरपुर के अंतर्गत मिल जाती है। कौन सी नदी, जाखम नदी। तो उद्गम हो गया, इसका संगम हो गया। क्या इसके ऊपर कोई बांध बना हुआ है, तो हाँ एक बांध है जिसकी स्पेसिफिक विशेषता भी है, जाखम बांध। कहाँ पर स्थित है जाखम बांध, अपन जब अभ्यारण्य पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य बना हुआ है। तो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर एक बांध बना हुआ है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभ्यारण्य, अभयारण्य, ये शुद्ध शब्द है, प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। और इस बांध की विशेषता है कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी माही पे बना हुआ है, जो कि अपन माही बजाज सागर आगे पढ़ेंगे। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी इसके ऊपर बना हुआ है। ऊंचा बांध भी यहाँ पर बना हुआ है, लगभग 81 मीटर ऊंचा ये बांध बना हुआ। कितने मीटर, लगभग 81 मीटर के आसपास में ये ऊंचा बांध बना हुआ है। ठीक, तो ये होगी इसकी सहायक नदियाँ। क्या क्या पढ़ा आपने, उद्गम देखा कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मेहंद झील, अमरेलू हिल्स, मिंडा गांव, धार जिला, एमपी के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक नदी है। उसके बाद देखा अपन ने इसका संगम जो कि होता है खंभात की खाड़ी में। उसके बाद देखा इसकी लंबाई तो 574 किलोमीटर, जिसमें से 171 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर बहती है। टोटल 3 अफवाह क्षेत्र के अंदर देखें तो टोटल 3 राज्यों के अंदर, एमपी, राजस्थान और गुजरात के अंदर बहती है। राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के अंदर बहती है। बांसवाड़ा की स्पेसिफिक खास बात, खांडू विलेज से बांसवाड़ा में एंटर करती है। बांसवाड़ा को तीनों तरफ से ये नदी घेरने का काम करती है और बांसवाड़ा में इसका नदी बेसिन का विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सहायक नदियों के हिसाब से देखें तो इसकी सहायक नदियाँ ए, अन्ना, चारपाई में सोजा, भादर और हरण। ए से अपन ने एरू या इराव पढ़ा, जो कि प्रतापगढ़ में ओरिजिनेट होती है और माही बजाज सागर से पहले माही के अंदर मिलने वाली एकमात्र नदी है। उसके बाद सारी नदियाँ जो है वो माही बजाज सागर के बाद में मिलती है, बाकी जितनी भी अपन ने नाम ली थी। ठीक है, दूसरी नदी बात करी अनास। अनास आती है आमेर गांव। आमेर गांव कहाँ पे, एमपी के अंतर्गत पड़ता है। वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है। राजस्थान में बांसवाड़ा में मेलेडी खेड़ा गांव से ये राजस्थान में एंटर करती है। वहां से होती हुई गलियाकोट के पास में जाकर माही के अंदर मिल जाती है। अफवाह क्षेत्र देखें तो एमपी, एमपी के बाद है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है हरण। कहा गया हरण इसकी सहायक नदी है। उसके बाद पढ़ा अपन ने सोम। सोम आती है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, बिजरा ललक बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, ऋषभदेव उदयपुर से। और उसका संगम कहाँ पे होता है, तो संगम इसका होता है बेणेश्वर के अंदर। ये त्रिवेणी संगम बनाती है, किस किसका, सोम का, माही का और जाखम का। ये त्रिवेणी संगम बेणेश्वर, नवा टापरा, लिख लेना साथ में, नवा टापरा, आसपुर तहसील, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, अच्छा फिर देखा अपन ने क्या इसके ऊपर कोई बांध बना हुआ है। अच्छा सहायक नदियाँ तो इसकी जाखम और गोमती हो जाएगी। जाखम चूंकि सोम के अंदर आके मिलती है और एक दूसरी लोकल नदी उदयपुर की गोमती नदी, वो उसके अंदर आके मिलती है। बांध दो बने हुए, एक सोम कागदर बांध और एक सोम कमला आंबा बांध। सोम कागदर बांध तो बना हुआ है उदयपुर में और सोम कमला आंबा बांध बना हुआ है डूंगरपुर के अंतर्गत। और फिर बात करिए अपन ने विशेषताएं की देव सोमनाथ मंदिर जो कि डूंगरपुर में स्थित है, वागड़ का वैभव कहलाता है, वो इसके किनारे बसा हुआ है। जाखम नदी, जाखम नदी ओरिजिनेट होती है भंवर माता की पहाड़ियों से, जो कि पड़ती है प्रतापगढ़ के अंतर्गत। वहां से ये आती है पास डूंगरपुर के अंदर, बेणेश्वर के अंदर, बेणेश्वर के थोड़ा सा पास में ये सोम के अंतर्गत आके मिल जाती है। और फिर देखा इसके ऊपर कौन सा बांध है, तो जाखम बांध इसके ऊपर बना हुआ है, जो कि बेणेश्वर जाखम बांध, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। 81 मीटर इसकी हाइट है, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। सहायक नदियों के बाद अपन बात करें इसके, अच्छा एक पॉइंट सहायक नदियों में रह गया कि अपन जब मैप बना रहे थे तो अपन ने देखा था, वापस में थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। अनास नदी यहाँ से गलियाकोट के आसपास में आ रही थी, चाप नदी डूंगरपुर में मिल रही थी, बांसवाड़ा की लोकल नदी थी। इसकी एक सहायक नदी हरण, ये मैं हरण बना दूँ, यहाँ से ये उद्गमित होती है, ये
दक्षिण की तरफ जाती है, खंबात की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। अगर नदी के हिसाब से देखा जाए, ये इसका बायां भाग है, ये इसका दायां भाग है। तो माही नदी में बाईं ओर से मिलने वाली केवल दो सहायक नदियां हैं, एक है अनास, एक है चाप। हरण तो इसकी सहायक नदी है, हरण को भी काउंट कर सकते हैं वैसे। तो अपन क्या बोलेंगे कि माही नदी में बाईं ओर से मिलने वाली अनास और चाप नदियां हैं। इसके अलावा सारी नदियां इसमें दाईं ओर से मिलती है। अपन ने देखा था कि मोरेल नदी यहाँ से डूंगरपुर की नदी इसमें आके मिल रही थी। अपन ने सोम नदी देखा था, वो बेड़ेश्वर में आके मिल रही थी। झाखम नदी देखी थी, वो भी ऊपर से आ रही थी, है ना। एरुया इराब देखी थी, जो कि माही बचत सागर में। बाकी सारी नदियां इसकी दाईं तरफ से आ रही है, लेकिन अनास और चाप नदियां इसके बाईं ओर से आती है। ठीक है, चलिए सहायक नदियों के बाद बात करेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो इसके बाद देखा जाए तो बहुउद्देशीय परियोजना के तहत, चूंकि ये नदी दो या तीन राज्य बेसिकली, एमपी से तो ये निकलती है, राजस्थान और गुजरात के अंदर बहती है। उन दोनों राज्यों के सहयोग से संयुक्त परियोजना राजस्थान और गुजरात की एक परियोजना विकसित की गई है, जिसका नाम है माही बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, बांध परियोजना कौन कौन, सहायक नदियों के बाद देख रहे हैं बांध परियोजना, इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। अपन बोल रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात के सहयोग से, दोनों की पार्टनरशिप से संयुक्त परियोजना अपन बोल सकते हैं इसको, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है और गुजरात की हिस्सेदारी 55% है। 45 और 55 के हिसाब से साझेदारी है। और एक परियोजना बनाएगी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना माही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। उसके तहत इसके ऊपर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, जिनके एक से ज्यादा उद्देश्य हो, सिंचाई भी हो, पेयजल भी हो, विद्युत उत्पादन भी हो, और भी बहुत सारे कार्य, उनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो माही बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 4 बांध विकसित किए गए हैं, जिसमें से 3 बांध अपन राजस्थान में पढ़ते हैं, एक बांध अपने गुजरात के अंदर करते हैं। कौन कौन से बांध है देखें। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, जिसकी अपन बात कर रहे थे कि इरू नदी इसके पहले आकर मिल रही थी। माही बजाज सागर बांध, ये माही बजाज सागर बांध स्थिति कहाँ पर है, तो ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा शॉर्ट में लिखा। इस माही बजाज सागर की खास बात क्या है कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यहां मैं बोलूं, आदिवासी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा बांध है, आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इससे किया जाता है, और इससे उत्पादित जितनी भी बिजली है वो सब आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत, वो अपन जब सिंचाई परियोजनाएं या बांध परियोजनाएं अपन जब देखेंगे उसमें एक साथ अपन कवर कर लेंगे। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। 140 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जो कि आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत ही वितरित कर दी जाती है। ये इसके ही नाम पॉइंट्स हैं। ठीक है, दूसरे बांध की बात करी जाए तो कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध। पिकअप बांध क्या होता है, जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उस नदी में जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपन ने कहीं पे पानी रोक दिया तो पानी वापस लेवल होगा तो नदी बहती रहेगी। तो कागदी पिकअप बांध जो कि बना हुआ है बांसवाड़ा में। एक बांध है इसका कड़ाना बांध, जो कि ये बांध बना हुआ गुजरात में, वैसे गुजरात में कड़ाना बांध गुजरात में बना हुआ, राजस्थान में बांध है नहीं। चूंकि राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना है तो अपन इसका नाम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, गुजरात। और कड़ाना से पहले राजस्थान ने एक बांध बनाया रखा है जिसको अपन बोलेंगे कड़ाना बैक वाटर, कड़ाना के बैक में कड़ाना बैक वाटर, कड़ाना बैक वाटर डैम या बांध, ये बनाया है डूंगरपुर में। ठीक है, कड़ाना में मिलने से पहले ही पानी को रोक दिया आपने। ठीक, तो ये बांध परियोजना इसके ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विशेषताएं। माही नदी की क्या क्या विशेषताएं अपने को देखने मिलती है। विशेषताएं, पहली बात करें कि इसके क्या क्या उपनाम है, माही नदी को और
और किन किन नामों से जाना जाता है या क्या क्या उसको पदवियां दी गई हैं। चूंकि ये राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत बहती है तो इसको कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। जिस तरह गंगा भारत के लिए पवित्र है वैसे आदिवासियों के लिए माही नदी भी पवित्र है। बकायदा महीसागर पवित्र झील मानी जाती है। गुजरात में तो है ही, राजस्थान में भी है। तो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है इसको। चूंकि ये वागड़ से बहती है तो इसको वागड़ की गंगा कहा जाता है। अच्छा, इसका जो किनारा होता है या तट होता है या मैदान होता है उसको कहा जाता है काठल, तो इसको काठल की गंगा भी कहा जाता है ना। तो वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, उसके अतिरिक्त इसको कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जब अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक प्रमुख नदी है जो कि भारत के अंदर बेसिकली पूर्वी भाग के अंतर्गत बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। उस स्वर्ण रेखा नदी के तट पर भी बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र लोग रहते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में भी आदिवासी क्षेत्र के अंदर ये नदी बहती है, जिसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी कह दिया जाता है। तो ये चार उसके उपनाम है, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की, काठल की और आदिवासियों की, तो इसको कहा जाता है गंगा। और क्या उपनाम है इसका, तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी, ये इसके उपनाम है। दूसरी बात करें, ठीक है, चूंकि काठल शब्द है तो काठल की लिखते हैं कि माही का जो किनारा है उसे काठल कहा जाता है। माही के किनारे को काठल कहा जाता है, ठीक है। जब ये प्रवाहित होती है प्रतापगढ़ में, जब ये प्रवाहित होती है बांसवाड़ा के अंतर्गत, तो बांसवाड़ा के अंदर जब ये प्रवाहित होती है तो उसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। चूंकि 56 गांवों के समूह के अंदर होकर बहती है, बांसवाड़ा के अंतर्गत इसके मैदान, इधर ही लीजिए, बांसवाड़ा में इसके मैदान को क्या कहा जाता है, बांसवाड़ा में इसके मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां अपन अलग पढ़ेंगे, भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बाड़मेर वाले इलाके के अंदर, जालोर बाड़मेर वाले इलाके 56 की पहाड़ियां, ये 56 मैदान है। तो दोनों कंफ्यूजिंग प्रश्न बन सकते हैं। 56 मैदान, बांसवाड़ा में 56 मैदान है और प्रतापगढ़ के अंदर काठल का मैदान है या काठल मैदान है, काठल का मैदान, 56 का मैदान और काठल का मैदान, ये दोनों पॉइंट अपन ने यहाँ पे क्लियर करें। चलिए, बांसवाड़ा के अंदर अपन ने बोला 56 का मैदान, प्रतापगढ़ के अंदर अपन बोला काठल का मैदान। अपन ने बात करी थी कि ये बेणेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है ये नदियां। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम का पॉइंट अपन डिस्कस करें। बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है, नवा टापरा। तहसील पूछी जाए तो आसपुर और जगह पूछी जाए या जिला पूछा जाए तो डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम के अंदर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है ये नदियां। त्रिवेणी नदी कौन कौन सी नदियां, सोम, माही और जाखल, ठीक है, ये त्रिवेणी बनाती है। अच्छा, बेणेश्वर धाम को ही कहा जाता है, बेणेश्वर धाम में एक मेला लगता है, बेणेश्वर मेला लगता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर क्या आयोजित होता है, मेला, मेला आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा के दिन इसमें मेला आयोजित होता है ना, सोम, माही और जागम। माघ पूर्णिमा के दिन मेला आयोजित होता है जिसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। बहुत सारे आदिवासी इकट्ठे होते हैं इसलिए आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है। अच्छी बात है। चलिए, और पॉइंट की बात करें, माही विश्व की एकमात्र नदी है, न केवल राजस्थान की, न केवल भारत की, ये पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। अपन जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूरे विश्व को अलग अलग अक्षांशों में बांटा गया है। 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड जो होता है, उत्तरी अक्षांश जो होता है उसको कहा जाता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है उसको कहा जाता है मकर रेखा, है ना, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा को 2 भागों में काटने वाले, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाले, इस तरह से अपन ने बोला कि उल्टे युवाकार के अंदर ये बहती है,
कर्क रेखा को इस तरह से दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी? माही नदी। तो विश्व की एकमात्र नदी, विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो भागों में काटती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। अच्छा, ऐसी भूमध्य सागर को भी दो भागों में काटने वाली नदी है, ऐसी मकर रेखा को भी काटने वाली नदी। याद कर सकते हैं अपन मां काली से, मां काली। माही, माही नदी तो कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा में दो भागों में बांटने वाली कांगो, और मकर रेखा को दो बार काटने वाली लिम्पापो, है ना। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं अपन, मां काली से अपन इसको याद रख सकते हैं। तो विश्व की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को दो भागों में बांटने का काम करती है। उसके अलावा अपन ने बात करी, चूंकि ये यू आकार में बहती है तो अपन ये पॉइंट लिख दें, उल्टे यू आकार के अंदर बहती है। उल्टे यू आकार बना ही देता हूं, उल्टे यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार के अंदर ही बहने वाली नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकलने वाली एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जो कि दक्षिण से प्रवेश करती है, एकमात्र नदी जो दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है, एकमात्र नदी जो कि दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बोला स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एक और नदी है जो कि दक्षिण से प्रवेश करेगी, उसका नाम चंबल है। तो ये अधूरा स्टेटमेंट है। एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से प्रवेश करती है, बिल्कुल गलत बात है। साथ में अपने को क्या लिखना पड़ेगा? एवं दक्षिण की ओर ही जाती है, दक्षिण की ओर ही निकल जाती है, दक्षिण की ओर जाती है। तो दक्षिण से आती है और दक्षिण को जाती है, ऐसी एकमात्र नदी है, ना कि दक्षिण की ओर से प्रवेश करने वाली, ना। चंबल एक दूसरी भी नदी है जो कि इसकी प्रवेश करती है, कहां से? दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए एक और फैक्ट, लगभग फैक्ट अपन ने कवर कर लिए। एक और फैक्ट देखें तो पता पड़ा कि माही बजाज सागर, उससे पहले एक नदी आके मिलती है इसमें, इरुया एरा। ठीक है, और एक दो प्रमुख जगह है इसके अंदर, एक माही बजाज सागर और एक बेनेश्वर। माही बजाज सागर के बाद तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। माही बजाज सागर के बाद माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, और बेनेश्वर धाम के बाद ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। ठीक है, ये फैक्ट यहाँ पे कि माही बजाज सागर के बाद, माही बजाज सागर के बाद ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। और बेनेश्वर धाम के बाद, बेनेश्वर धाम के बाद ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। तो ये पॉइंट भी अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया। इसके अलावा कोई और पॉइंट बचता है? हाँ, माही की सफाई के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम परियोजना। माही की सफाई के लिए एक सुजलाम परियोजना और है जो बाड़मेर में जलापूर्ति के लिए शुरू की गई थी, ना। ये सुजलाम सुफलाम है। माही की सफाई के लिए एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम परियोजना, सुजलाम सुफलाम परियोजना। किसकी सफाई के लिए? माही की सफाई के लिए। और एक और पॉइंट लिख लें जो कि हाल ही का पॉइंट है। राजस्थान में हैंगिंग ब्रिज की बात करें तो पहला हैंगिंग ब्रिज तो बना हुआ है चंबल नदी पे, कोटा हैंगिंग ब्रिज, जो कि 6 लेन हाईवे नॉर्थ जो ईस्ट अपना कॉरिडोर है, NH-27 वहां से होकर गुजरता है। और राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है माही नदी पे, डूंगरपुर में एक चिखली करके जगह है वहां पर। तो राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। किस नदी पे? माही नदी पे। तो ये माही नदी अपनी कंप्लीट होती है, जिसके अंतर्गत अपन ने बात करी कि माही नदी का उद्गम धार जिला मिंडा गांव MP के अंदर होता है। मेहंद झील या अमृत झील जिसको बोल सकते हैं।
इसका संगम होता है खंबात की खाड़ी के अंदर। टोटल इसकी लंबाई है 574 किलोमीटर, जिसमें से 171 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर बहती है। इसके अफवाह क्षेत्र की बात करें तो एमपी के बाद में राजस्थान और राजस्थान के बाद में गुजरात। राजस्थान में 3 जिलों के अंदर ये बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। बांसवाड़ा के अंतर्गत इसका नदी बेसिन का सर्वाधिक विस्तार है। बांसवाड़ा को तीनों तरफ से घेरती है और बांसवाड़ा में खांडू विलेज से ये राजस्थान में एंटर करती है। उसके बाद बात करिए अपन ने कि प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के अंतर्गत ये बहती है। ठीक है, सहायक नदियों की बात करी तो देखा कि ए अन्ना चारपाई में सो जाए ना। ए का मतलब एरू या इरा, अन्ना का मतलब अनास, चारपाई का मतलब चाप, मैं का मतलब मोरैन, सो का मतलब सोम, जा का मतलब जाखम, और दो नामों पर अब और पड़े, बादर और हरण। अच्छा मिला दिया यहाँ पे, बादर और हरण। पहली नदी की बात करें इरू या एराब नदी, तो ये प्रतापगढ़ से निकलती है और माही बजाज सागर से पहले ही माही के अंदर मिलने वाली एकमात्र नदी है। दूसरी नदी की बात करें अनास। अनास मुख्यतः एमपी के एक गांव जिसका नाम है आमेर, वहां से ही आती है। और राजस्थान में मिलिडी खेड़ी गांव जो कि बांसवाड़ा में, वहां से एंटर करती है और गलियाकोट के पास में जाकर ये माही के अंदर मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है हरण। अच्छा, एक और नदी जिसका नाम है चाप। चाप और अनास ये दो ऐसी नदियां हैं जो कि माही में बाईं ओर से मिलती हैं, बाकी सारी नदियां इसमें दाईं ओर से आकर मिलती हैं। सोम नदी की बात करें, सोम नदी का उद्गम होता है बिछामिला की पहाड़ियों से जो कि ऋषभदेव उदयपुर में है। ये सलूम्बर से होती हुई ये डूंगरपुर के बेणेश्वर में आकर माही नदी मिल जाती है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है जाखम और एक दूसरी सहायक नदी जिसका नाम है गोमती। इसके ऊपर दो बांध बने हुए हैं, एक बांध का नाम है सोम कागदर और दूसरे बांध का नाम है सोम कमला आंबा। सोम कागदर बांध जो है वो उदयपुर के अंदर बना हुआ है ऋषभदेव के, और दूसरा बांध सोम कमला आंबा ये इसका बांध बना हुआ है डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात करें जाखम, तो जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियों से प्रतापगढ़ के अंदर। इसका संगम ये सलूम्बर से होती हुई आती है बेणेश्वर के थोड़ा सा आगे, ये सोम नदी मिल जाती है और सोम आगे जाके बेणेश्वर में माही से मिल जाती है। ठीक है, जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है जाखम बांध। ये जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा, सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है प्रतापगढ़ के अंतर्गत। और फिर अपन ने बात करी कि माही नदी की क्या कौन से बांध बने हुए, तो अपन ने देखा कि राजस्थान और गुजरात दोनों ने मिलकर एक बहुउद्देशीय संयुक्त परियोजना बनाई है जिसमें 45% हिस्सेदारी राजस्थान की है और 55% हिस्सेदारी गुजरात की है। इसके तहत 4 बांधों का निर्माण किया गया है, जिसके पास राजस्थान में 3 बांध है। एक का नाम माही बजाज सागर बांध जो कि बुरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लगभग 3109 मीटर है ना। लंबा कितना, तो 3109 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास में ये बांध लंबा है। आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। जल विद्युत उत्पादन भी होता है यहाँ पे 140 मेगावाट। कर्णा में 240 मेगावाट बिजली बनती है ना, 240 मेगावाट कर्णा के अंदर बिजली बनती है। ठीक है, ये अलग चैप्टर में कवर करते हैं अपन। दूसरा बांध बना हुआ है काकड़ी पिकअप बांध। पिकअप बांध क्या होता है, तो भाई जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं, पिकअप बांध कहाँ पे बना हुआ है, बांसवाड़ा में। कर्णा डैम बना हुआ है गुजरात में। उससे पहले बैक में एक बांध बना हुआ है कर्णा बैकवर्ड डूंगरपुर के अंदर। ठीक, चलिए उसके बाद बात करिए अपन ने इसकी विशेषताओं में। तो पहली बात की इसको क्या क्या उपनामों से जाना जाता है, तो माही नदी को ही बागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करें कि माही नदी का जो किनारा है उसी को कहा जाता है काठल। तीसरी बात करते हैं अपन कि बांसवाड़ा के मैदान को कहा जाता है, बांसवाड़ा में जो मैदान है माही बनाती है उसको छप्पन का मैदान, और प्रतापगढ़ में इसको काठल का मैदान कहा जाता है। एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है जिसका नाम है बेणेश्वर, और बेणेश्वर के अंदर 3 नदियां आके मिलती है। बेणेश्वर है कहाँ पे, नवा टापरा, आसपुर, डूंगरपुर के अंतर्गत 3 नदियां सोम, माही और जाखम इसके अंदर आती है। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला आयोजित होता है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माही विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। उस 2 नदियां और हैं जो भूमध्य और मकर को काटती है, वो देख लेंगे अपन, महाकाली से याद करते हैं अपन उसको। फिर देखा अपन ने कि उल्टे यू आकार के अंदर बहती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण की ओर आती है और दक्षिण में ही जाती है। मतलब दक्षिण से आने वाली 2 नदियां हैं, 2 क्या 3 अपन लिख सकते हैं। अनाज भी तो दक्षिण से ही आ रही है ना, लेकिन दक्षिण में आती है और दक्षिण को ही जाती है, ऐसी एकमात्र नदी है। नेक्स्ट देखा कि माही बजाज सागर के बाद तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, और बेणेश्वर के बाद में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखा माही में सफाई के लिए परियोजना चलाई गई जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम परियोजना, और राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज इसके ऊपर बनाया गया। तो इसी के साथ ही आपने ये बंगाल की खाड़ी की अरब सागर की नदी आपने कंप्लीट होती है। 3 भागों के अंदर इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था अपन ने। एक अपन पढ़ रहे थे अरब सागर की नदियां,
एक अपने को पढ़नी है अंतर्वर्ती नदियां, एक अपने को पढ़नी है बंगाल की खाड़ी की नदियां, जिसमें से एक टाइप की नदियां अपन ने कंप्लीट कर दी, अरब सागर की नदियां। अब अपन पढ़ेंगे अंतर्वर्ती नदियां। अंतर्वर्ती नदियों के बारे में बेसिक अपन ने ये पढ़ा था कि वे नदियां, अंतर्वर्ती कहते किसे हैं, वे नदियां जो किसी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलती, यानी जमीन पर ही समाप्त हो जाती। क्या कारण हो सकते हैं इसके? प्रमुख कारण इसका ये है कि राजस्थान के अंदर मरुस्थल का विस्तार काफी ज्यादा, तो जमीन प्यासी होती है, पानी सोख लेती है, ज्यादा जा ही नहीं पाती है, समुद्र में नहीं मिलती। ऐसी नदियां जो कि न तो अरब सागर में मिलती है न बंगाल की खाड़ी में, अर्थात किसी भी सागर के अंदर नहीं मिलती, जमीन पर ही यानी महाद्वीपीय भाग में ही समाप्त हो जाती है, उनको अंतर्वर्ती नदियां कहा जाता। अंतर्वर्ती नदियों का राजस्थान में योगदान क्या है? तो लगभग 12.75% जो राजस्थान में जल ग्रहण एरिया है या paनी जो है वो इन नदियों के अंतर्गत है। तो राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियां, राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियां, तो अंतः प्रवाही नदियां किसे किसे कहते हैं? तो वे नदियां जो किसी भी समुद्र या सागर में जाकर नहीं मिलती, समुद्र में मिलती नहीं। शॉर्ट में लिखना, डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं। इनका योगदान कितना है राजस्थान के अगवा क्षेत्र में? 12.75% योगदान है इनका राजस्थान के अगवा क्षेत्र में। जैसे अपन ने लिखा था लूणी का 10.40%, वैसे सारी अंतर प्रवाही नदियों का मिला के योगदान कितना है? तो 12.75%। ठीक है, क्या क्या बात करेंगे इसके अंदर? अपन 6 प्रमुख अंतर प्रवाही नदियों के बारे में बात करेंगे। 6 नदियां अपन टोटली देखेंगे इसके अंतर्गत। पहली नदी है घग्गर नदी। ये घग्गर वही है जिसको अपन पहले सरस्वती नदी बोला करते थे, जो सिंधु घट्टी सभ्यता के अंदर, सिंधु सरस्वती सभ्यता ना, वही घग्गर नदी। एक नदी और अपन पढ़ेंगे, कांतली नदी। इस कांतली नदी के किनारे अपन पढ़ चुके आ चुके हैं हिस्ट्री के अंदर, कि गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है, वही कांतली नदी। एक नदी और है जिसका नाम है रूपारेल नदी। इस रूपारेल को ही वराह नदी भी कहा जाता है, वराह नदी कहा जाता है। रूपारेल के बाद एक और नदी है जिसका नाम है देखो साबी या साहिबी, साबी या साहिबी नदी। चूंकि साहब या साहिबी अपन सिख धर्म के अंदर बोलते हैं ऐसे शब्दों को, जो गुरु होते हैं उनके, धर्म गुरु होते हैं उनको, तो वैसा ही सिमिलर नाम, ये भी हरियाणा की तरफ जाती है नदी, साबी या साहिबी। एक नदी है बाण गंगा नदी। अर्जुन ने कहते हैं कि बाण से इसका निर्माण किया था, बाण से निकली हुई गंगा, बाण गंगा या अर्जुन की गंगा भी इसको बोल दिया जाता है। और एक नदी जो कि जैसलमेर की लोकल नदी है, काकनेई कहा जाता है उसको, काकनेई या मसूरवी, इस नदी का जिक्र करेंगे अपन। और उसके अलावा देखेंगे अपन कि सांबर जो कि एक झील है, खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। उस सांबर के अंदर 5 नदियां आकर मिलती, उन 5 नदियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि वो 5 नदियां कौन कौन सी। ज्यादा डीपली बात नहीं है, ये पढ़ लिया तो लगभग ये चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। उसके अलावा कुछ नदियों की बात करेंगे, जैसे द्रव्यवती नदी, निमड़ा नदी, रोहिणी नदी, है ना, सिसारामा गुजरा जो कि पिछोला में पानी लेकर आती है, उन सब की अपन बात करेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं इसकी घग्गर नदी से, क्योंकि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी भी यही है। घग्गर नदी से शुरुआत की जाए। अंतः प्रवाही नदियों में पहली नदी अपन ले रहे हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी, घग्गर नदी वही पॉइंट्स जो अपन सबके लेते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है कालका हिल्स, शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक हिल स्टेशन शिमला, शिमला में कालका हिल्स या कालका माता का मंदिर है वहां पे, इस वजह से कालका हिल्स नाम है। कालका हिल्स से ये नदी आती है। तो देखो मैं कालका हिल्स, कालका हिल्स शिमला हिमाचल प्रदेश से आती है ना, मतलब ये हिमालय से आती है, और ये हिमालय से आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। इसके अलावा एक भी नदी राजस्थान में हिमालय से नहीं आती। तो मैं बोलूँ शिवालिक पर्वत श्रृंखला से आती है, जैसे अपने उधर बोला था विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला से आती है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला से आती है। ठीक बात, विशेषताओं के अंदर लिख लेंगे अपन बकायदा कि हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है। उद्गम के बाद देखें संगम कहाँ पे होता है?
दो स्थितियां हैं संगम के अंदर। संगम अपन नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे समापन, क्योंकि किसी सागर के अंदर जाके तो ये मिल नहीं रही है, खत्म हो रही है, कहीं कहीं पर जाके विलीन हो रही है। समापन देखिए, जब इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और पानी बहुत बढ़ता जाता है, जब गग्गर में बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तब ये पाकिस्तान तक ये नदी पहुंच जाती है। पाकिस्तान में एक जगह है बहावलपुर में, फोर्ट अब्बास, किला है अब्बास, तो फोर्ट अब्बास तक ये नदी पहुंच जाती है। लेकिन जब पानी अच्छा खासा नहीं रहता है, ये नॉर्मल कंडीशन में, ये राजस्थान में ही गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास में भटनेर के मैदानों में ये समाप्त हो जाती है ना। तो समापन के बारे में दो फैक्ट हैं कि अगर पानी ज़्यादा है, अगर कोई बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति में ये जाएगा इसका पानी फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान के अंदर जगह है, पाकिस्तान में बहावलपुर ना लिखना चाहे लिख सकते हैं, हालांकि पूछेगा नहीं कोई, बहावलपुर, ठीक है। और पानी अगर कम है, पानी कम की स्थिति में ये भटनेर के मैदानों तक सीमित हो जाती है या विलीन हो जाती है, भटनेर मैदान में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये बात थी इसके समापन के बारे में। नेक्स्ट बात करी जाए कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। उद्गम हो गया, समापन हो गया, इसकी टोटल लंबाई की बात करें, इसकी टोटल लंबाई कितनी देखने को मिलती है घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी की टोटल लंबाई है 465 किलोमीटर। हालांकि अपन एग्जैक्टली माप नहीं सकते इसको, क्योंकि कभी बार फोर्ट अब्बास तक चल जाती है, कई बार भटनेर के मैदानों तक है, लेकिन मोटा मोटी आइडिया रखें तो 465 किलोमीटर है। उसमें से ये 100 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, क्योंकि आ तो कहाँ से रही, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से आएगी पंजाब के अंदर, पंजाब से आएगी हरियाणा, हरियाणा से आएगी राजस्थान के अंदर ना। राजस्थान में तो मात्र 100 किलोमीटर है, बाकी सारा एरिया कहाँ पर है, यहाँ पर है इसका, ठीक है। 100 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है, 100 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर बहती है। ये लंबाई की बात करें, लंबाई के सेंस में एक फैक्ट निकल के आता है कि घग्गर नदी देश की, न केवल राजस्थान की, न हरियाणा की, न पंजाब की, न हिमाचल प्रदेश की, संपूर्ण देश की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है, घग्गर। राजस्थान की तो हो ही जाएगी, राजस्थान में अलग है ना, वो कांतली नदी के अंदर डिस्कस करेंगे अपन। ये राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है, या मैं बोलूँ देश की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी, ठीक है। वो फैक्ट भी विशेषताओं में अपन कवर करेंगे। लंबाई की बात देखिए इसका अपवाह क्षेत्र, तो अपवाह क्षेत्र तो डिस्कस कर ही लिया यहाँ पे। अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है सर, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर पंजाब जाएगी, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में राजस्थान, और पानी अच्छा हुआ तो पाकिस्तान, ठीक। ये इसका अपवाह क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट बात करें, इसके ऊपर अक्सर कोई बांध है नहीं है, विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि घग्गर नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली बात करें कि घग्गर नदी के उपनाम क्या क्या हैं। तो इसी को पहले कहा जाता था सरस्वती के नाम से, सरस्वती बहुत विशाल भाग में फैली हुई थी, घग्गर ही उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अभी भी पूरा रूट अपने को सरस्वती का पता नहीं चला है। उसके लिए अपन ने दो व्यक्तियों की भी नियुक्ति की है, अपन आगे नाम लिखेंगे उनके, श्री राम वाडरे और हनुमंता रॉय। उपनाम क्या क्या है, तो इसी को कहा जाता है सरस्वती नदी, इसी को मृत नदी, क्योंकि अब मृत हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, मृत नदी, सोतर या सोता नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी, सोतर या सोता नदी, नट नदी, नट गई है, नट 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 का मतलब क्या होता है, कोई किसी से नाराज हो जाता है तो अपन नट शब्द का उपयोग करते हैं। सरस्वती, मृत नदी, सोता नदी, नट नदी। उसके अलावा इसको कहा जाता है वाहिंद नदी, वाहिंद नदी, और इसी नदी को कहा जाता है राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। क्यों कहा जाता है राजस्थान का शोक, क्योंकि ये नदी सबसे ज्यादा जो जल अपर्दन करती है, जल के द्वारा मिट्टी का अपर्दन जल अपर्दन कहलाता है, सबसे ज्यादा जो करती है वो तो चंबल है, क्योंकि वो भी विंध्याचल से आती है, ऊंचे भाग से आती है, तो बहाव ज्यादा होता है, तो मिट्टी को सबसे ज्यादा काट के लेके आती है। पर देखेंगे चंबल में कि वो उत्खाद भूमि का निर्माण, बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करेगी। फिर एक गंभीर नदी है, गंभीर भी बंगाल की खाड़ी के अंदर हिस्सा आता है। ये वह अंतःप्रवाही नदी है जो कि जल अपर्दन सबसे ज्यादा करती है राजस्थान में। एक तो हिमालय से आती है, ऊंचे भाग से आती है, तो ऑलरेडी बहाव काफी ज्यादा होता है, तो मृदा अपर्दन ज्यादा होने के कारण इसको राजस्थान का शोक कहा जाता है। लिख भी लेते हैं वो पॉइंट को कि जल अपर्दन सबसे ज्यादा कौन करती है, जल अपर्दन का क्रम क्या है,
सबसे पहले तो करती है सबसे ज़्यादा चंबल। चंबल के बाद दूसरी गंभीर नदी। गंभीरी और गंभीर दोनों अलग अलग नदियाँ हैं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। और थर्ड नंबर पे अगर कोई नदी है तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ठीक है, ये ज़्यादा बदल कर उपनाम के बाद डिस्कस करें अपन तीसरा पॉइंट। तो हनुमानगढ़ के अंदर इसके घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को कहा जाता है नाली या पाट। नाली या पाट। जबकि पाकिस्तान के अंदर इसके अफवाह क्षेत्र को कहा जाता है हकरा। हकरा इसके अफवाह क्षेत्र को कहा जाता है। जलप्रपात की बात करी अपन ने, पाकिस्तान की बात करी कि इसको हकरा कहा जाता है पाकिस्तान में, और हनुमानगढ़ के अंतर्गत कहा जाता है नालिया। फिर अपन ने बात करी चौथा पॉइंट, जो कि अपन ने इधर डिस्कस कर लिया था कि हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी, हिमालय से आने वाली, राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी, हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी। पांचवा पॉइंट अपन ने डिस्कस करा उत्तर दिशा से आने वाली एकमात्र नदी। ऐसा में उत्तर दिशा से आने वाली एकमात्र नदी, उत्तर दिशा से आने वाली एकमात्र नदी। और क्या पॉइंट डिस्कस करा था अपन? ये देश की सबसे लंबी या राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। देश की, या मैं बोलूं देश की है तो राजस्थान की तो ऑब्वियसली है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। देश की या राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी स्थित है। घग्गर नदी के किनारे ही 3 सभ्यताओं का विकास हुआ है। कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल, जो कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत एक सभ्यता है। तो मैं बोलूँ इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो इसके किनारे या बोलूँ सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सभ्यताएं इसके किनारे विकसित हुई? तो एक सभ्यता का नाम है कालीबंगा, एक सभ्यता का नाम है पीलीबंगा, और एक सभ्यता है रंगमहल, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। हनुमानगढ़, कालीबंगा, पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ के अंदर की थी। इन सभ्यताओं का विकास इसके किनारे विकसित हुआ। अच्छा, अपन ने बोला है कि ये हरियाणा से राजस्थान में एंटर करती है, हनुमानगढ़ में बेसिकली आती है, फिर गंगानगर के अंदर। अच्छा, ये राजस्थान के अंदर बात कर लो, हनुमानगढ़ के अंदर और गंगानगर के अंदर। राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कहाँ से प्रवेश करती है, ये भी तो पॉइंट है। राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है, वहां पे लिखना भूल गए अपन, यहाँ पे लिख देते हैं। राजस्थान में प्रवेश करती है ये तलवाड़ा से। तलवाड़ा एक टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ के अंदर, वहां से तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ के अंदर। तलवाड़ा के अंदर ये एक झील बनी हुई है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। घग्गर नदी पर ही बनी हुई है तलवाड़ा झील। ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, लोएस्ट लेक है। सबसे ऊंची झील की अपन बात करें तो नक्की झील है, जो कि माउंट आबू के अंदर, वो सबसे गहरी भी है। ये राजस्थान की सबसे निचली झील है, राजस्थान की सबसे निचली झील है, राजस्थान की सबसे निचली झील है। कौन सी? तलवाड़ा झील हुआ करती है। और एक पॉइंट और डिस्कस करें अपन, घग्गर नदी बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है। बीकानेर संभाग में घग्गर नदी के अलावा कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर संभाग क्या क्या है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, इन चारों जिलों को मिला के अपन बोलते हैं बीकानेर संभाग। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर तो नदी आ गई कौन सी? घग्गर नदी। ये एकमात्र नदी है जो कि बीकानेर संभाग में आती है, और एकमात्र नदी भी हनुमानगढ़ और गंगानगर में ही जा रही है। अर्थात बीकानेर और चूरू राजस्थान के वे जिले हैं जिसमें एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती। तो ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लें। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है, बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है। कोष्टक में लिखते हैं कि बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं बहती। बीकानेर और चूरू में नदी विहीन जिले हैं। नदी विहीन यूं लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, नदी विहीन जिले। तो ये बात करी अपन ने घग्गर नदी की, जिसका उद्गम हो रहा था कालका हिल्स, हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत से, और इसका समापन हो रहा था, अगर पानी अच्छा आता है तो ये फोर्ट अब्बास तक चली जाती है पाकिस्तान के बावलपुर, और अगर पानी अच्छा नहीं है तो ये बटनेर के मैदानों में ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद इसकी लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 100 किलोमीटर ये राजस्थान के अंतर्गत बहती है। ये देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी हो जाती है।
अफवाह क्षेत्र वो हिमाचल प्रदेश से आती है, हिमाचल प्रदेश से ये जाएगी पंजाब के अंदर, पंजाब से जाएगी हरियाणा, हरियाणा में फिर तलवाड़ा के अंदर आएगी राजस्थान की टिब्बी तहसील के, हरियाणा टिब्बी तहसील के तलवाड़ा में, वहाँ पे झील भी है तलवाड़ा झील, अपन ने पॉइंट डिस्कस करा, राजस्थान की सबसे निचली झील है, वहाँ से ये राजस्थान के अंदर एंटर करती है। हनुमानगढ़ के अंतर्गत उसके अफवाह क्षेत्र को नालिया पाट कहा जाता है, और पाकिस्तान के अंदर उसको हकरा कहा जाता है। इसी नदी को पहले सरस्वती के नाम से जाना जाता था, या इसी को मृत नदी, सोतर नदी या सोता नदी, वाहिंद नदी और राजस्थान का शोक कहा जाता है। राजस्थान का शोक क्यों? क्योंकि जल प्रबल काफी ज्यादा गिरती है, सबसे ज्यादा तो चंबल है, चंबल के बाद में गंभीर, और गंभीर के बाद में अगर कोई नदी है तो वो यही, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात करी इसकी विशेषताओं में, विशेषताओं में ये पॉइंट तो डिस्कस कर ही लिए अपन ने दोनों, ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी होती है, उत्तर दिशा से आने वाली एकमात्र नदी होती है, देश की सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी होती है, इसके किनारे 3 सभ्यता का विकास हुआ है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। राजस्थान में प्रवेश, ये पॉइंट भी अपन डिस्कस करा, और बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी, वो भी सरल गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही, इसका मतलब बीकानेर और चुरू नदी विहीन झीलें अपने को देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नदी की बात करी जाए, अच्छा 2-3 पॉइंट्स और इसमें रह गए कि पहले इसको कहा जाता था सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी के पूरे रूट को खोजने के लिए अपन ने 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की है, और उन 2 व्यक्तियों के नाम है श्री राम वाडरे और हनुमंता रॉय। सरस्वती नदी के ओल्ड रूट या प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए, सरस्वती नदी के प्राचीन मार्गों को खोजने के लिए 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की है, श्री राम वाडरे, राम और हनुमान यूं करके याद रख सकते हैं अपन, श्री राम वाडरे, और दूसरा नाम है हनुमंता या हनुमंता रॉय। तो राम और हनुमान रॉय, इन दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति की है अपन ने सरस्वती नदी के ओल्ड रूट को खींचने में। और एक पॉइंट और अपन लिख सकते हैं, ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ की लोकेशन ऐसी है कि ऊपर बह रही है सतलज नदी और इधर बह रही है घग्गर नदी, तो ये दोनों दोआब मैदान के अंदर, पंजाब को पंजाब क्यों बोल रहे हैं, 5 दोआब है वहाँ पे, वैसे यहाँ पे कितने दोआब है, 2 दोआब है, इस वजह से बोलूँ कि गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके को दोआब मैदान भी कहा जाता है। ये नदी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं दोआब मैदान कहा जाता, दोआब मैदान का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये बात करी अपन ने घग्गर नदी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट नदी की बात करते हैं अपन, घग्गर हो गया, घग्गर के बाद दूसरी नदी पड़े अपन बात करने चलता, कांतली नदी। कांतली नदी के उद्गम के बारे में देखें तो कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला सीकर के अंदर एक तहसील है खंडेला, तो खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला पहाड़ियां सीकर के अंदर से इसका उद्गम होता है। और समापन कहाँ होता है इसका, चूंकि संगम नहीं लिखेंगे अपन, समापन लिखेंगे। समापन कहाँ पे होता है, तो चूरू झुंझुनू के बॉर्डर पर जाकर ये समाप्त हो जाती है, चूरू झुंझुनू बॉर्डर पर जाके ये क्या हो जाती है समाप्त, क्योंकि अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा कि चूरू के अंदर कोई भी नदी जाती नहीं, चूरू की सीमा से पहले ही ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। समापन पे आप देखें, इसकी टोटल लंबाई लिखनी जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी क्यों लिख रहे हैं उसका एक कारण, ये भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में, ये राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी है। अपन ने घग्गर के अंदर क्या बात करा, देश की या राजस्थान की का मतलब है राजस्थान से ओरिजिनेट नहीं हुई है, राजस्थान की तो है, राजस्थान से ओरिजिनेट नहीं हुई है, जबकि मैं का मतलब क्या है, राजस्थान से ही ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। लंबाई की बात करें इसका अपवाह क्षेत्र, तो अपवाह क्षेत्र इसका कहाँ पे होगा भाई, सीकर से निकल रही है और चूरू झुंझुनू के बॉर्डर पे जाती है, चूरू में तो जा ही नहीं पाती, तो सीकर और झुंझुनू के अंदर ये नदी बहती है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र के बाद अपन बात करें कि इसकी सहायक नदियां, तो इसकी 2 सहायक नदियां, उनके नाम अपने को याद होने चाहिए, एक का नाम है साप और एक का नाम है मावत। साप और मावत किसकी सहायक नदियां हैं, कांतली की सहायक नदियां हैं, साप और मावत, ठीक। इतनी बातें इसके बारे में। विशेषताएं देखते हैं कांतली नदी की, जिसमें से एक पॉइंट तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया। कांतली नदी की विशेषताएं देखें तो ये राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी है,
राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी हुआ करती है। इसके किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो सभ्यता देखें कांतली नदी के किनारे, तो एक सभ्यता का पढ़ते हैं अपन गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर भीम का था बेसिकली। कौन सी युगीन थी? ताम्र युगीन थी ना, ताम्र युगीन सभ्यता थी। और दूसरी सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई है सुनारी सभ्यता, खेतड़ी झुंझुनू है ना, सुनारी सभ्यता झुंझुनू या खेतड़ी झुंझुनू के अंदर विकसित हुई है। ये लोहकालीन सभ्यता है या लोह युगीन सभ्यता होती है, लोह युगीन सभ्यता। नेक्स्ट तीसरी बात करें तो ये झुंझुनू को दो भागों में बांटने का काम करती है। ये नदी जब भी बहती है तो झुंझुनू के बीचों बीच से होकर बहती है ना। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? कांकरी नदी। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी? कांकरी नदी। और चौथा पॉइंट है कि कांकरी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कांकरी नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है तोरावटी। तोरावटी या तोरावटी कहा जाता है कांकरी नदी के अपवाह क्षेत्र। ये बात थी कांकरी नदी का उद्गम देखें तो खंडेला हिल्स सीकर से होता है। समापन देखें चुरू झुंझुनू के बॉर्डर पर। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो सीकर और झुंझुनू के अंदर इसकी सहायक नदियां हैं साप और मावत। इसकी विशेषताएं, राजस्थान में सबसे लंबी अंतर प्रवाही नदी है। कौन कौन सी सभ्यताएं इसके किनारे? तो गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है, सुनारी सभ्यता का विकास हुआ है, झुंझुनू को दो भागों के अंदर बांटती है और इसके अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नदी की बात करें रूपारेल नदी। तीसरा रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को ही कहा जाता है वराह नदी। ये इसका फेमस नाम है। दो नाम और हैं उसके, अपन साथ में डिस्कस करेंगे। रूपारेल या वराह नदी। रूपारेल या वराह नदी का उद्गम होता है अलवर की। ये नदी है डिग और भरतपुर के अंदर बहती है ना, उदयनाथ की पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ियां जो कि पड़ती है थानागाजी अलवर के अंदर। उदयनाथ की पहाड़ियां जो कि पड़ रही है थानागाजी अलवर के अंदर। ठीक है, उद्गम के बाद देखिए इसका समापन कि रूपारेल नदी का समापन कहाँ होता है? तो भरतपुर के आसपास में ही जाके समाप्त हो जाती है। एग्जैक्ट कोई जगह तो नहीं, लेकिन गांव है जिसका नाम है कुशलपुर। तो कुशलपुर गांव भरतपुर में, इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। कुशलपुर गांव भरतपुर में जाकर ये समाप्त हो जाती है। कुशलपुर गांव भरतपुर में जाके ये नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ पर? अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अलवर से निकलती है, भरतपुर में समाप्त होती है। पहले सिर्फ दो जिले थे, लेकिन अब नया जिला बनाया गया डिग, तो डिग में भी जा रही है। अपवाह क्षेत्र कहाँ पर? तो अलवर, डिग और भरतपुर। अलवर, डिग और भरतपुर, ये इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी कोई कोई सहायक नदी अपने को नहीं देखने को मिलती। सहायक नदी के बाद अपन लंबाई तो अपन पढ़ेंगे नहीं, बांध डिस्कस कर लेते हैं। एक बांध है इसके ऊपर रूपारेल पर, सिकरी बांध। डिग के अंदर बना हुआ बांध है सिकरी बांध, डिग के अंदर। इस सिकरी बांध से ही पानी की सप्लाई की जाती है मोती झील में, जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। मोती झील जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है इस मोती झील को। तो मोती झील या भरतपुर की जीवन रेखा में पानी की सप्लाई कहाँ से की जाती है? सिकरी बांध, जो कि किसके ऊपर बना हुआ है? रूपारेल या वराह नदी पर। मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा है, क्योंकि पेयजल सप्लाई यहाँ से की जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी की खेती यहाँ पे की जाती है। कृषि या खेती यहाँ पर की जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी की खेती की जाती है। अच्छा, मोती झील से भी एक अपन ने नहर निकाली गई है। वो नहर जाती है एक दुर्ग जिसका नाम है लोहागढ़। लोहागढ़ भरतपुर में पड़ता है। तो लोहागढ़ के चारों तरफ खाई है। उस खाई के अंदर पानी की सप्लाई एक लिंक चेहरे के माध्यम से होती है जिसका नाम है सुजान गंगा। सुजान गंगा। तो मोती झील से सुजान गंगा के माध्यम से पानी लोहागढ़ के चारों तरफ। राजस्थान में दो दुर्ग ऐसे हैं, दुर्गों के अंदर जब हम पढ़ते हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में, दो दुर्ग ऐसे हैं जो कि पारीख दुर्ग है। पारीख मतलब जिनके चारों तरफ खाई बनी हुई है। दो दुर्ग ऐसे हैं, एक है लोहागढ़ और एक है जूनागढ़। लोहागढ़ तो भरतपुर में और जूनागढ़ है बीकानेर के अंदर, है ना। चारों तरफ क्या पानी भर देते थे जिससे दुश्मन सीधा अटैक नहीं कर पाए इनके ऊपर। ठीक है, तो
ये जो इसके चारों तरफ खाई है उसको भरने का काम कौन करती है? सुजागंगा, जो कि कहाँ से निकाली गई है? मोती झील से। मोती झील में पानी कहाँ से आता है? सिकरी बांध से। सिकरी बांध किस पर बना हुआ है? रूपारेल या वराह नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसके बाद है। उसके अलावा और किन किन नामों से जाना जाता है? इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? रूपारेल नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो अन्य नाम रूपारेल नदी की एक है लसवाड़ी नदी, लसवाड़ी नदी, और एक नाम इसका देखने को मिलता है रूपनारायण नदी, रूपनारायण नदी है ना। तो ये रूपारेल नदी के बारे में था। एक छोटी सी नदी इतने में आ जाएगी, तो इसको पढ़ ले यहाँ पे, काकनेई या मसूरदी नदी, काकनेई या मसूरदी नदी। काकनेई या मसूरदी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जैसलमेर की लोकल नदी है, कोटरी गांव, कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है, कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। संगम या समापन कहाँ पे होता है? इसमें भी दो शर्तें हैं। अगर पानी ज्यादा है तो कहाँ पे जाएगी, अगर पानी कम है तो कहाँ पे समाप्त हो जाएगी। क्या है, कोटरी गांव से नदी निकलती है, बीच के अंदर एक झील पड़ती है, उस झील का नाम है बुझ झील, और उसके बाद में ये जाती है मीठा खाड़ी का नाम जगह पे, मीठा खाड़ी। ठीक है, बारिश अच्छी हुई जैसलमेर में तो बुझ झील पूरी भर जाएगी और एक्स्ट्रा पानी कहाँ पे चल जाएगा? मीठा खाड़ी में। तो पानी ज्यादा है तो ये जाती है मीठा खाड़ा, मीठा खाड़ी में। और अगर पानी कम है तो बुझ झील पूरी नहीं भर पाती है, तो बुझ झील के अंदर ये क्या हो जाती है? समाप्त। बुझ झील के अंदर ये समाप्त हो जाती है। ये समापन के बारे में बात थी। इस नदी के बारे में खास बात ये है कि राजस्थान की सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी घग्गर है। राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कांकरी है। ये राजस्थान की सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी है। तो इसके पॉइंट्स के बाद लिखा जाए कि राजस्थान की सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी, अंतःप्रवाही नदी हुआ करती है। और दूसरा पॉइंट पे कितने किलोमीटर? लगभग 27 किलोमीटर के आसपास में। कोई नहीं पूछेगा कितने किलोमीटर ना, 27 किलोमीटर। दूसरी बात देखा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मार्ग चेंज कर, बार बार रूट चेंज कर रहे हैं। जैसलमेर में दौरे हैं, दौरे खुद ही अपना रूट डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वही बदलते रहते हैं, तो नदी तो बदलती रहेगी ही सही। तो राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है काकनेई या मसूरदी नदी। ठीक है, तो ये चार नदियों के बारे में डिस्कस करा। दो नदियां अपने पास और बची, एक का नाम है बाणगंगा और एक का नाम है साबी या साहिबी। इसमें से बात करें तो साबी या साहिबी नदी। साबी या साहिबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से, जो कि कहाँ पर स्थित है? सेवर की पहाड़ी, तो शाहपुरा जयपुर के अंतर्गत स्थित है सेवर की पहाड़ी। वहां से कहाँ ये जाती है साबी या साहिबी नदी? साबी या साहिबी नदी हरियाणा के अंदर एक जगह है पटौदी, उस पटौदी के अंदर जाती है। पटौदी गुड़गांव के मैदान का हिस्सा है, इसलिए गुड़गांव या गुरुग्राम वाला एरिया, तो वहां से जाती है, मतलब राजस्थान से हरियाणा की तरफ जाती है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि राजस्थान से हरियाणा की तरफ, एकमात्र ऐसी नदी है जो कि राजस्थान से हरियाणा की तरफ जाती है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन साबी, 5वें नंबर, साबी या साहिबी नदी की। चलिए, साबी या साहिबी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियां कहां पे? शाहपुरा जयपुर के अंदर है ना, शाहपुरा जयपुर से इसका उद्गम होता है। समापन कहां पे होता है इसका? तो गुड़गांव के मैदान में बोलूं या मैं बोलूं पटौदी, गुड़गांव के मैदानों में या पटौदी, पटौदी हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर ये समाप्त होती है। ठीक है, टोटल इसकी लंबाई 185 किलोमीटर है, पर लंबाई इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए अपन लिखेंगे नहीं। 185 किलोमीटर लंबाई देखने को मिलती है इसकी। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? साबी नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? सब ये नदी निकल कहाँ से रही है? अब जब राजस्थान का मैप देखते हैं, जयपुर से ये नदी निकल रही है। जयपुर के बाद इधर पड़ता है कोटपुतली बहरोड, इधर पड़ता है खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा के बाद खैरथल तिजारा को ये बोल देते हैं भरथरी नगर, और फिर ये कहाँ पे चल जाती है? हरियाणा के अंदर। तो इसका अपवाह क्षेत्र है जयपुर,
जयपुर से ही अलग हुआ कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली जयपुर की तहसील थी पहले, बहरोड अलवर की तहसील थी, है ना। दोनों को मिला के एक जिला बनाया गया है, जयपुर कोटपुतली बहरोड। और खैरखर तीजारा, ये भी अलवर से दो तहसील हैं, उनको ही अब नाम चेंज कर दिया गया है भर्तहरि नगर। तो भर्तहरि नगर में जाती है ये, और उसके बाद में कहाँ पे चल जाती है, हरियाणा के अंदर चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें इसकी सहायक नदी। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो एक ही सहायक नदी याद रखनी है, स से स, इधर भी स से स, इधर भी स से स। सोटा सदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सोटा इसकी सहायक नदी होती है। ठीक है, लंबाई लिखना चाहे तो लिख लो, बाकी कोई पूछेगा नहीं। लंबाई 185 किलोमीटर। इसकी विशेषताएं होते हैं कि सावी नदी की कौन कौन सी विशेषताएं। तो सावी नदी की पहली विशेषता तो यही है कि हरियाणा की ओर जाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। राजस्थान की हरियाणा की तरफ जाने वाली, हरियाणा की तरफ जाने वाली एकमात्र नदी, हरियाणा की तरफ जाने वाली है राजस्थान की एकमात्र नदी। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, इसी का एक अन्य नाम है, इसको नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं। अन्य नाम नजफगढ़ का नाला, नजफ, नजफ ये नुक्ता है, नजफगढ़ का नाला। नजफगढ़ जहाँ से वीरेंद्र सहवाग आते हैं। तीसरा, सावी नदी के किनारे ही एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम जयपुर के अंदर कोटपुतली बहरोड में जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है ना, जोधपुरा सभ्यता। अब कोटपुतली बहरोड पहले वो पड़ता था, कोटपुतली के अंदर है ये जोधपुरा सभ्यता। तो जोधपुरा सभ्यता का विकास किसके किनारे, यहाँ से हाथीदांत के अवशेष अपने को बेसिकली मिलते हैं। ठीक है, और चौथे पॉइंट की डिस्कस करें, चौथा पॉइंट और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। एक हिस्टोरिकल फैक्ट इसके बारे में ये है कि जब अकबर को राजस्थान की तरफ आना था, मुगल काल के दौरान अकबर को जब आना हुआ, ये नदी उफान पे थी, बहुत ज़्यादा पानी चल रहा था, तो उसके ऊपर अकबर ने पुल बनाने का प्रयास किया था। ये कई बार स्टेटमेंट के अंदर दे दिया जाता है, तो ये बात भी अपन ध्यान रखें कि अकबर ने इसके ऊपर पुल बनाने का असफल प्रयास, बना नहीं पाया था। अकबर ने इस पर पुल बनाने का असफल प्रयास किया था। ठीक है, तो ये थी सावी या साहिबी नदी। नेक्स्ट नदी की बात करें तो अपने पास है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसके भी क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराठ हिल्स से, बैराठ की पहाड़ियों से, बैराठ हिल्स से इसका उद्गम होता है। बैराठ हिल्स से विराटनगर, बेसिकली कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ती है ना, कोटपुतली बहरोड जिले से अंदर इसका उद्गम होता है। पहले जयपुर लिखते थे, अब कोटपुतली बहरोड लिख रहे हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम हो गया। नेक्स्ट, इसका संगम कहाँ पे होता है। पहले तो ये नदी यमुना की सहायक नदी थी। इसका पानी फतेहाबाद करके एक यूपी के अंदर जगह, वहां पे यमुना मिलता था, और यमुना आगे जाके गंगा में, गंगा आगे जाके अरब सागर में मिलती थी, बंगाल की खाड़ी में मिलती थी, सॉरी। लेकिन अब इसके ऊपर चूंकि एक दो बांध बना दिए अपन ने, जैसे बांधों के अंदर पढ़ेंगे अपन, इसके ऊपर जम्वा रामगढ़ बांध बनाया है, अजान बांध अपन ने बना दिया, लालपुरा बांध बना दिया, तो उसी वजह से ये पानी आगे तक जा ही नहीं पाया। अब ये नदी यमुना के अंदर जाके नहीं मिलती, ये भरतपुर के मैदानों में ही समाप्त हो जाती। तो इसका संगम कहाँ पे, भरतपुर के मैदानों में, भरतपुर के मैदानों के अंदर इसका क्या, भरतपुर के मैदानों में इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। ठीक है, उद्गम हो गया, संगम। कैसे, कोई सहायक नदियां हैं, तो हाँ, कौन कौन सी याद रख सकते हैं अपन जीपीएस से। कैसे, कौन कौन सी, घुमटी नाला, पलासन और सुरी, ये तीनों उसकी क्या होती, सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, अगर इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर बहती है, अपवाह क्षेत्र कोटपुतली बहरोड से निकलती, पहले सीधा ही था, GD5 इस करके आता है, GD5 जयपुर, दौसा और भरतपुर में। लेकिन चूंकि अब जयपुर से अलग जिला बन गया, कौन सा, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के अंदर जाएगी, फिर जयपुर के अंदर जाएगी, फिर दौसा के अंदर जाएगी, फिर भरतपुर के अंदर जाएगी। अब ये क्या हो गया, इसका तो अपवाह क्षेत्र कोटपुतली बहरोड,
कोटपुतली बहरोड के बाद में जयपुर, फिर दौसा और उसके बाद ये जाती है भरतपुर के अंदर। तो ये इसका आफा क्षेत्र होता है, यहाँ पर ये नदी बहती है। ठीक है, उद्गम कहाँ पे? तो बैराट हिल्स के अंतर्गत इसका उद्गम होता है। ठीक है, संगम पहले जाती थी यमुना के अंदर, अब तो भरतपुर के मैदानों के अंदर ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदियों को एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है रुंधित नदी, जो रूठ गई है, पहले जा रही थी लेकिन अब जा नहीं रही है, तो इसको रुंधित नदी भी अपन बोल रहे हैं। चलो वही लिख लेते हैं। विशेषताएं क्या क्या इसकी खास खास विशेषताएं? तो विशेषताओं में पहली बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या है। इसको और बाणगंगा को किन किन नामों से जाना जाता है? इसी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। ऐसा मानते हैं कि अर्जुन ने बाण चलाकर इसकी उत्पत्ति की थी, इसलिए इसको बाणगंगा या अर्जुन की गंगा कहते हैं। ताला नदी भी बोलते हैं, अब इस नदी पर ताला लग चुका है। अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंधित नदी इसे कहा जाता है। कब से ये रुंधित नदी है, यानी कब से ये नहीं मिल रही है यमुना के अंदर? तो 2012 से इसको अपन ने अंतःस्रावी नदियों के अंतर्गत ऐड कर दिया। उससे पहले ये बंगाल की खाड़ी की नदियां हुआ करती थी। ठीक है, तो रुंधित नदी है 2012 से। ऐसी नदी जो कि अब समुद्र में जाकर नहीं मिलती, अब मिलती नहीं है। पहले क्या मिलती थी? शॉर्ट में लिखा हूं, पहले ये समुद्र में जाकर मिलती थी, लेकिन अब ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ऐसी नदियों को रुंधित नदी कहा जाता है। तो ये तीनों इसके उपनाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरी बात करी जाए, जब ये यमुना से मिल रही थी तब कौन से स्थान पर ये मिल रही थी यमुना के अंदर? तो फतेहाबाद करके एक जगह थी यूपी के अंदर। फतेहाबाद यूपी में यमुना से मिलती थी, है ना, यमुना से मिलती थी। फतेहाबाद यूपी के अंदर ये यमुना से मिलती थी। ठीक है, इसके किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता का इसके किनारे विकास हुआ? बैराट सभ्यता का इसके किनारे विकसित हुआ। बैराट सभ्यता का इसके किनारे विकसित हुआ। बाणगंगा नदी से दो नहरें निकाली गई है, उज्जैनी और पथैनी। उज्जैनी और एक बार स्टेटमेंट के अंदर ये दिया हुआ था ना, उज्जैनी और पथैनी, तो ये दो नहरें इसके ऊपर बनी हुई है। और इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं उसकी जिक्र करें, जिसकी वजह से ये रुंधित नदी हो गई। तो बांध है इसके ऊपर जम्वा रामगढ़ बांध, जम्वा रामगढ़ बांध जो कि पड़ता है जयपुर में। एक बांध बनाया है अपन ने अजान बांध, अजान बांध, ये बांध बना हुआ है भरतपुर में। और अजान बांध में जब पानी की सप्लाई कम हो जाती है तो अजान बांध में जलापूर्ति कहाँ से की जाती है? जब इसमें पानी की सप्लाई कम हो जाती है, पानी कम हो जाता है, तो इसके अंदर एक जलापूर्ति गंभीर नदी पर करौली के अंदर एक बांध बना हुआ है, पांचना बांध। पांचना बांध करौली से इसमें पानी की कहाँ? पांचला बांध करौली, जो कि नदी कौन सी? गंभीर नदी से, पांचला बांध से इसके अंदर एक जलापूर्ति की जाती है। एक तीसरा बांध और है लालपुरा बांध, लालपुरा बांध, और ये बांध भी भरतपुर के अंदर ही बना हुआ है। अब देखो कि आप अजान बांध के अंदर ही पानी नहीं मिल रहा, अपन पांचला से सप्लाई कर रहे हैं, तो ये बांध उसके बाद बनेंगे तो पूरा पूरा खाली रहेगा, तो अब इस तक पानी पहुंच नहीं पाता है। अब यहाँ तक बाणगंगा का पानी पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो ये थी बाणगंगा नदी के बारे में। और इसका सबसे ज्यादा विस्तार, अगर भरतपुर के अंदर इसका सबसे ज्यादा विस्तार है ना, बांध बना दिए, देखो दो बांध बना दिए थे अपन। सबसे ज्यादा इस नदी का विस्तार या इस नदी बेसिन का विस्तार कहाँ पर है? भरतपुर के अंतर्गत है। वो भी अपन पॉइंट लिख ही लेते हैं। जब सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सर्वाधिक नदी बेसिन का विस्तार कहाँ पर है? तो सर्वाधिक नदी बेसिन का विस्तार है भरतपुर में। भरतपुर के अलावा भरतपुर में सबसे ज्यादा है, भरतपुर के बाद में है अलवर में, और अलवर के बाद में है दौसा। क्वेश्चन नहीं आया है इसके ऊपर, लेकिन लिख लेते हैं भरतपुर, अलवर और दौसा। अपन ने बात करी कौन सी नदी की? बाणगंगा नदी की, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? बैराट हिल्स से। बैराट हिल्स कहाँ पर? कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ती है। समापन कहाँ पे होता है? पहले ये फतेहाबाद यूपी के अंदर यमुना में मिल रही थी, लेकिन 2012 से ये रुंधित नदी है और अब ये भरतपुर के मैदानों में ही विलीन हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर अपन ने बांध बना दिए। कौन कौन से बांध? जम्वा रामगढ़ बांध जयपुर में, अजान बांध भरतपुर में। अब अजान बांध में ही पानी नहीं आ पाता तो अपन पांचला बांध, जो कि गंभीर नदी पर करौली के अंदर बना हुआ है, वहां से पानी की सप्लाई करते हैं। और एक और बांध भी है लालपुरा बांध, वो भरतपुर में है, लेकिन अब वहां तक भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
उसके अलावा देखें इसका अफवाह क्षेत्र, तो कोटपुतली बहरोड से जाएगी जयपुर में, जयपुर के बाद में दौसा में, और दौसा के बाद में जाएगी बलपुर के अंतर्गत। विशेषताएं देखें तो इसी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी या बोलूँ रुंडित नदी कह दिया जाता। ठीक, और बात करें इसके किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, तो वैराट सभ्यता का विकास हुआ। बाणगंगा नदी से कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, तो उज्जैनी और पथेन, ये दोनों नहरें यहाँ से निकाली गई है। सर्वाधिक इसका नदी बेसिन का विस्तार कहाँ पे है, तो भरतपुर, भरतपुर के बाद में दौसा, और दौसा के बाद में अलवर के अंदर इसका विस्तार। ठीक है, तो ये मेन जो नदियाँ थी अपनी, मेन जो इसकी नदियाँ थी वो अपन ने कंप्लीट करी। ठीक है, पांचला बांध से भी जलापूर्ति की जाती है, और साथ में एक पॉइंट और भी है, यमुना लिंक नहर से भी पानी की सप्लाई की जाती है। यमुना लिंक नहर, यमुना लिंक नहर से भी पानी की सप्लाई की जाती है। दो जगहों से, पांचला बांध से भी और यमुना लिंक नहर से भी पानी की सप्लाई की जाती है। अब ये जो 6 अंतर प्रवाही नदियां पड़ी, ये मेन नदियां थी, वो अपने को देखनी है कि सांभर के अंदर कौन कौन सी नदियां आकर रहती है। सांभर जो कि राजस्थान की नहीं, देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसके अंदर पानी कहाँ से आता है। ठीक है, 5 नदियां जो हैं जो उसके अंदर पानी लेकर आती है। उन 5 नदियों के बारे में देखेंगे। वो जो 5 नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो उसमें से जो सबसे लवणीयता लेकर आती है उस नदी का नाम है मेंथा, जो कि मनोहरपुरा की पहाड़ी से आती है। एक नदी है खारी, एक नदी है तुरतमती, एक नदी है उसके अंदर रूपनगढ़, और एक नदी है उसमें खंड। देखते हैं 7वां पॉइंट डाल दे, सांभर झील की नदियां, सांभर झील की नदियां। अच्छा, एक साइंस की टर्म, ये कोई केंद्र है, उसमें कोई चीज आके मिल रही है, ये सारी एक केंद्र की ओर आ रही है, ऐसे प्रतिरूप को कहा जाता है अभिकेंद्रीय। केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय, और अगर एक केंद्र से अलग अलग दिशाओं में वितरित हो रही है कोई चीज, उसको बोला जाता है अपकेंद्रीय। चूंकि सांभर झील में बहुत सारी नदियां एक स्थान पर आकर मिलती है, तो अपन सांभर को बोल देते हैं अभिकेंद्रीय नदी प्रवाह प्रारूप। सांभर झील किसका उदाहरण है, तो अभिकेंद्रीय नदी प्रवाह प्रारूप का ये उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत आकर मिलती हैं, उनके बारे में देखा जाए। इसमें 5 नदियां आकर मिलती हैं। एक नदी जो कि मनोहरपुरा की पहाड़ियों से आती है, मनोहरपुरा की पहाड़ियां जो कि जयपुर में स्थित है, वहां से एक नदी आती है, उसका नाम है मेंथा नदी। और मेंथा नदी इसमें सर्वाधिक लवणीयता लेकर आती है, मैक्सिमम लवणीयता। सर्वाधिक लवणीयता अगर कोई सांभर झील फुलेरा गांव के पास में, जयपुर में ही पड़ती है, जयपुर जिले में ही, तो सांभर झील में सर्वाधिक लवणीयता लेकर आकर आने वाली कोई झील है, तो उसका नाम है मेंथा नदी, जो कि मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से आती है। एक जैन धार्मिक स्थल लुणवा भी यहाँ पे स्थित है ना, लुणवा इसके किनारे स्थित है, लुणवा स्थित है। लीलवाना कुचामन के अंतर्गत एक जैन धार्मिक स्थल है लुणवा, तो लुणवा स्थान इसके किनारे स्थित है, समझ आ रहा है। दूसरी नदी एक सीकर से आती है, खंडेला से एक नदी आती है जिसका नाम है खंडेला नदी, खंडेल नदी, जो कि कहाँ से आती है, सीकर से आती है। सीकर से एक नदी आती है जिसका नाम है खंडेल नदी। एक नदी जो कि नागौर से इसके अंदर आके मिलती है, नागौर से इसके अंदर आके मिलती है, उसका नाम है खारी नदी। अब लास्ट जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो अपन देखेंगे कि अपने राजस्थान के अंदर 3 खारी नदियां हैं, एक लुणी की सहायक नदियां हैं, एक सांभर के अंदर मिलने वाली है, और एक बनास की सहायक नदी। ठीक है, ये तीनों अलग अलग नदियां हैं, 3 खारी है राजस्थान में, उसमें से एक खारी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, एक अपन पहले कर चुके लुणी के अफवाह तंत्र में। एक नदी और है जो कि नागौर से ही एक अलग जिला हुआ, अलग हुआ, लीलवाना कुचामन के अंदर एक जगह है नावा, वहां से एक नदी आती है जिसका नाम है तुरतमती, तुरतमती नदी। और एक नदी इसमें किशनगढ़ की पहाड़ियों से आती है, किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर में, किशनगढ़ पहाड़ियां जो कि अजमेर में है, वहां से एक नदी आती है, और उस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। 5वीं नदी हो गई इसमें
रूपनगर नदी। तो ये इन 5 नदियों के माध्यम से सांभर झील का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये थी सांभर झील की नदियाँ। कुछ और नदियाँ देखें जो कि राजस्थान की है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर अपने को नाम वगैरह तो पता होना चाहिए उनके। ठीक है, अन्य प्रमुख नदियाँ या अन्य नदियाँ के हिसाब से हेडिंग डाल के लिखते हैं अपन। एक नदी है रोहिणी नदी। रोहिणी नदी ये जैसलमेर की नदी है, कहीं ऑप्शन में नाम आ जाए तो पता होना चाहिए अपने को। जैसलमेर की नदी है रोहिणी नदी। एक नदी है निबड़ा नदी, ये बाड़मेर की नदी है। एक नदी है सिसारमा और बुजड़ा। सिसारमा, ये हालांकि जिलों में अपन पढ़ लेते हैं, सिसारमा व बुजड़ा नदी। ये कहाँ की नदियाँ हैं? ये उदयपुर की नदियाँ और पिछोला में पानी सप्लाई करती है ना, पिछोला में मिलती है। पिछोला से आगे फतेह सागर में भी जाता है ना, स्वरूप सागर के माध्यम से। तो सिसारमा और बुजड़ा। एक नदी जयपुर की है द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी को ही कहा जाता है अमानी शाही नाला। अमानी शाही नाला, जो जल महल बना हुआ है जयपुर के अंदर, वो इसके ऊपर ही तो बना हुआ है, अमानी शाही नाला। ये सबसे प्रदूषित झील वो जो बनी हुई है उसके ऊपर वो जल महल बना हुआ। ठीक है, अमानी शाही नाला या द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी का उद्गम, इसके बारे में थोड़ी सी और बातें। इसका उद्गम कहाँ से होता है द्रव्यवती नदी का? तो नाहरगढ़ की पहाड़ियों में एक कुंड है जिसका नाम है आथुनी कुंड। तो उस आथुनी कुंड से इसका उद्गम होता है। आथुनी कुंड, नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ की पहाड़ियों में जयपुर से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पे जाके समाप्त होती है, इसका संगम कहाँ पे होता है? तो कानोता बांध के अंदर, कानोता बांध में ये समाप्त होती है। ठीक है, चलिए, तो ये थी राजस्थान की और कुछ प्रमुख नदियाँ। इसी के साथ अपनी अंतः प्रवाही नदियाँ खत्म होती हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने बात करी कि 12.75% ये टोटल जल रखती है। बात करिए अपन ने घग्गर नदी की, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी थी। बात करिए अपन ने कांतली नदी की, जो कि राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी थी। उसके बाद अपन ने रूपारेल नदी की बात करी, जिसके ऊपर मोती झील बनी हुई है। मोती झील में सिकरी बांध से पानी आता है। उसके बाद अपन ने रूपारेल के बाद बात करी काकने या मसूरदी नदी की, जो कि जैसलमेर की लोकल एक नदी है। फिर बात करें अपन ने साबिया साहिबी की, जो कि हरियाणा की तरफ जाने वाली एकमात्र नदी है। फिर अपन ने बात करी बाणगंगा नदी की, जो कि रुधित नदी हो गई है, पहले ये यमुना के अंदर मिला करती थी। फिर बात करिए अपन ने सांभर के अंदर मिलने वाली 5 नदियों की, फिर कुछ नाम अपन ने पढ़े। अब अपन बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियों की। अपने अरब सागर की नदियाँ कंप्लीट कर ली, जिसके अंदर 4 प्रमुख अपन ने नदियाँ पढ़ी। लुड़ी नदी पढ़ी, पश्चिम बनास पढ़ी अपन ने। फिर अपन ने आज की क्लास में माही पढ़ी और साबरमती पढ़ी। अंतर्वर्ती नदियों में 6 प्रमुख नदियां पढ़ी, सांभर की 5 नदियां पढ़ी और 2-3 ये नाम पढ़े। अब अपन बंगाल की खाड़ी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी मेनली 4 नदियों का जिक्र अपन करेंगे। बंगाल की खाड़ी की नदियां, अपन ने शुरुआत में बात करी थी कि 23% अपवाह तंत्र का हिस्सा होती है। बंगाल की खाड़ी की नदियों के अंदर एक प्रमुख नदी, जो कि भारत की ही प्रमुख नदी है, गंगा नदी। उस गंगा की एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी में से एक है यमुना नदी। तो राजस्थान की जितनी भी बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं वो सारी यमुना में मिलती है। यमुना आगे जाके गंगा में और गंगा आगे जाके बंगाल की खाड़ी के अंदर मिलती है। तो बंगाल की खाड़ी की नदियों को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आज की क्लास में एक नदी पढ़ लेंगे, बाकी सारी नदियां जो है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, बंगाल की खाड़ी की नदियां। बंगाल की खाड़ी की नदियां, तो मैंने बोला कि सारी गंगा नदी अपवाह तंत्र का भाग है। तो गंगा अपवाह तंत्र को देखें, उसकी एक प्रमुख सहायक नदी है यमुना। उसकी एक प्रमुख सहायक नदी है यमुना। उस यमुना के अंदर 2 नदियां राजस्थान की मिलने जाती हैं। एक नदी का नाम है, राजस्थान की नहीं है लेकिन राजस्थान में मुख्यतः बहती है, चंबल, और दूसरी है गंभीर नदी। ठीक है, तो अपन गंभीर भी पढ़ेंगे, अपन चंबल भी पढ़ेंगे। चंबल की 2 प्रमुख सहायक नदियां, एक दाईं ओर से एक बाईं ओर से अगर अपन देखें तो एक है बनास नदी। तो बनास को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक काली सिंध,
जो कि चंबल की एक सहायक नदी है, काली सिंध दाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि बनास बाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। और बनास की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बेड़च या आयन, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्यतः अपन इन 5 नदियों का जिक्र करेंगे इस बंगाल की खाड़ी की नदियों में। सबसे ज्यादा टाइम अपने को चंबल में लगेगा, फिर बनास में लगेगा। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, मतलब राजस्थान में अगर कोई सबसे लंबी नदी है तो वो बनास है। राजस्थान की सबसे लंबी अगर कोई नदी है तो वो चंबल देखने को मिलती है। ठीक है, बेड़च या आयन है, एक गंभीर नदी है और एक चंबल नदी है। इसी के साथ ये अपना बंगाल की खाड़ी वाला समाप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन जो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे गंभीर नदी के बारे में। गंभीर नदी, गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम से लगाकर इसके संगम तक की सारी बातें अगर अपन डिस्कस करें। घग्गर जो नदी है अपने नादोती की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। नादोती की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। गंभीर नदी नादोती की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। नादोती पहाड़ियां तहसील ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, सपोटरा तहसील करौली के अंदर है। सपोटरा तहसील करौली या नादोती की पहाड़ियों से ये उद्गमित होती है गंभीर नदी से। इसका संगम ये समझते, अब संगम पढ़ेंगे, समापन नहीं पढ़ेंगे, अब संगम पढ़ेंगे ना। गंभीर नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो गंभीर नदी का संगम आगरा यूपी के पास में जाकर यमुना नदी के अंतर्गत हो जाता है। स्पेसिफिक अगर उस गांव का नाम पूछे तो रिठई गांव है ना। संगम कहाँ पे, रिठई गांव। रिठई गांव जो कि आगरा का है। आगरा कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। यूपी में यमुना में मिल जाती है। यमुना में इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। पश्चिम बनास की थी 266 किलोमीटर, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 288 किलोमीटर। गंभीर नदी की कुल लंबाई होती है 288 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है। इसकी क्या है, इसको अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है, उसके बाद उसकी सहायक नदियां देख लेंगे। अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है, तो गंभीर नदी का अपवाह क्षेत्र करौली में बहती है। करौली के बाद में जाएगी ये धौलपुर में, और धौलपुर के बाद जाती है ये भरतपुर में, और भरतपुर के बाद तो ये यूपी में चली जाती है और आगरा में जाके रिठई गांव में मिल जाती है। तो ये इसका अपवाह क्षेत्र। नेक्स्ट, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, गंभीर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी। गंभीर नदी की सहायक नदियां देखें तो अट्टा माझी से टकली नहीं, अट्टा माझी, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा, ये 5 तो इसकी सहायक नदियां। इसके अलावा भी कुछ सहायक नदियां हैं। पहले इन 5 की बात कर ली जाए। इन 5 नदियों पर ही एक बांध बना है करौली में, चूंकि 5 नदियों पर बांध बना है, नाम ही पड़ा पांचना बांध। पांचना बांध जो कि कहाँ पे बना हुआ है, करौली के अंदर। कौन सी नदी पर, गंभीर नदी पर। गंभीर की 5 सहायक नदियों पर ये बांध बना हुआ है। और पांचना बांध की खास बात यह है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हुआ करता है कौन, पांचना बांध हुआ करता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो अन्य सहायक नदियों के नाम पड़े तो सावा या सेसा, सेसा, पार्वती, फिर खेर और जगर। सेसा, पार्वती, खेर और जगर। सेसा, पार्वती, खेर और जगर, ये इसकी कुछ अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके ऊपर बांध की अपन ने बात कर ली। पांचना बांध बना हुआ, इस पांचना बांध से ही वो अजान बांध में पानी की सप्लाई की जाती है। 2 जगहों से, यमुना जी की नहर थी और पांचना बांध, तो ये पांचना बांध। उसके अलावा सहायक नदियां कौन कौन सी, सेसा, पार्वती, खेर और जगर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की नदियों में एक नदी जिसकी बात है गंभीर नदी। गंभीर नदी के बारे में पढ़िए। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नादोती की पहाड़ियां जो कि सपोटरा तहसील करौली के अंतर्गत में स्थित है। इसका संगम कहाँ पे होता है, तो इसका संगम रिठई गांव जो कि आगरा यूपी के पास में
यमुना नदी के अंदर हो जाता है। टोटल 288 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। और फिर बात करें इसका अफवाह क्षेत्र, तो करौली के अंदर, धौलपुर के अंदर और भरतपुर के अंदर नदी मिलती है। इसकी सहायक नदियां अड्डा, माझी, भद्रावती, पेशावर और बनखेड़ा, जिस पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है पांचना बांध। उस पांचना बांध को कहा जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध। यहाँ से ही पानी की सप्लाई की जाती है। कहाँ पे? अजान बांध में। उसके अलावा सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सेसा, पार्वती, खेर और जय। एक नदी और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है बेडज या आयर। उसके बाद में बनास, काली सिंध और चंबल अपन अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आयर या बेडज नदी की बात करते हैं। आयर या बेडज नदी की बात करी जाए, आड़ज या आयर या बेडज नदी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं। चलिए, तो दूसरी नदी अपन डिस्कस कर रहे हैं आयर या बेडज। दो नाम क्यों है, इसके पीछे भी एक खास बात है, डिस्कस करते हैं। चलो, आयर या बेडज नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो घोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से है। उदयपुर की नदी है घोगुंदा की पहाड़ियां, या घोगुंदा एक जगह भी है। घोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। किस नदी का? आयर या बेडज नदी का। इसका संगम या समापन, संगम ही पढ़ेंगे। संगम कहाँ पे होता है? तो इसका संगम होता है बिघोद। भिलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है बिघोद। ठीक है, तो बिघोद भिलवाड़ा के अंतर्गत ये त्रिवेणी संगम बनाती है। बिघोद भिलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। अपन बात करेंगे जब बनास की, तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर किसी नदी पर त्रिवेणी संगम है तो वो बनास नदी है। उसमें से एक संगम ये त्रिवेणी उधर भी पड़ेगा, है ना। तो बिघोद भिलवाड़ा जो कि त्रिवेणी संगम है, कौन कौन सी नदियां वहां पे? बनास, बेडज और मेनार। बनास, बेडज और मेनार, ये तीन नदियां वहां पर आके मिलती है ना। तो ये बिघोद भिलवाड़ा के अंतर्गत बनास नदी के अंदर ये मिल जाती है, क्योंकि मेन नदी बनास है। बेडज मिलेगी बनास में, बनास आगे जाके मिलेगी चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी के अंदर मिलेगी। ठीक है, संगम के बाद बात करें आयर या बेडज नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 190 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। 190 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें इसके अफवाह क्षेत्र की, कि अफवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो उदयपुर से निकलती है ये, उदयपुर से जाएगी ये चित्तौड़ में, और चित्तौड़ के बाद जाएगी ये भिलवाड़ा में, और भिलवाड़ा के अंदर ये बिघोद भिलवाड़ा नामक जगह पर बनास से मिल जाती है। अफवाह क्षेत्र के बाद बात करी जाए कि आयर या बेडज की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। आयर या बेडज की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो आयर या बेडज की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी नदी। वो गंभीर थी इससे पहले बड़ी, ये है गंभीरी नदी, है ना। गंभीरी नदी, और दूसरी है ओराय। गंभीरी और ओराय, ठीक है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्या आयर या बेडज पर कोई बांध बने हुए हैं? तो बिल्कुल इसके ऊपर बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बांध बने हुए हैं? एक बांध का नाम है मदार डैम या मदार बांध, जो कि बना हुआ है उदयपुर में, और दूसरा बांध इसके ऊपर बना हुआ है गोसुंडा बांध, और ये गोसुंडा बांध बना हुआ है कहाँ पर? गोसुंडा करके एक जगह, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? गोसुंडा बांध बना हुआ है। चलिए, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, 7 पॉइंट लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7वां पॉइंट, विशेषताएं। आयर या बेडज नदी की विशेषताएं की पहली बात करी जाए कि पहले इसका नाम आयर होता है, बाद में इसका नाम बेडज होता है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है जहां पर इसका नाम बेडज हो जाता है? तो एक झील है उदयपुर के अंदर जिसका नाम है उदय सागर झील। तो उदय सागर झील के बाद इसको बेडज कहा जाता है। उदय सागर झील के बाद, या उदय सागर झील में मिलने के बाद, उदय सागर झील में मिलने के बाद इसको क्या कहा जाता है? बेडज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात करें, कौन कौन सी सभ्यताओं का आयर नदी के किनारे विकास हुआ है? तो एक सभ्यता है आहड़ सभ्यता, जो कि कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में। एक सभ्यता बालाथल, ये भी उदयपुर में है। और एक सभ्यता और है जो कि भिलवाड़ा के अंतर्गत है, चित्तौड़ के अंतर्गत है, नगरी जिसको माध्यमिका भी कहा जाता है। तो नगरी जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था, नगरी या माध्यमिका, जैनों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, नगरी या माध्यमिका।
तो इन तीनों सभ्यताओं का विकास इसके किनारे हुआ है। नेक्स्ट बात करी जाए, जो इसकी सहायक नदी है गंभीरी, गंभीरी बेसिकली जावद की पहाड़ियों से आती है ना। गंभीरी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि गंभीरी नदी कहाँ से आती है। तो गंभीरी नदी का उद्गम होता है जावद की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश की एक नदी, जावद की पहाड़ियों से। जावद की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर से, वहां से उद्गमित होता है। तो ये मध्य प्रदेश से नदी आ रही है गंभीरी नदी, ये अपनी आ रही है कौन सी नदी, आयड या बिडज नदी। तो उन दोनों का जहाँ पे संगम होता है वहीं पर एक दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, है ना। वहीं पर एक दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, वहीं पर एक दुर्ग स्थित है ना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसके किनारे स्थित है। तो चित्तौड़ दुर्ग की बात करी जाए, जिसको किलो का सिरमौर कहा जाता है ना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके किनारे स्थित है, तो भाई दो, एक तो आयड या मैं बोलूं बिडज बोल देंगे उसको, क्योंकि देसागर से बाद में मिली, बिडज और गंभीरी नदी के तट पर, बिडज व गंभीरी के किनारे स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बिडज व गंभीरी नदी के किनारे स्थित हुआ करता है। और एक पॉइंट और दिया जाए जो कि अपन इधर भी डिस्कस करेंगे बनास में, ये बनास की कौन सी ओर से, ये बनास में बोले ये टेढ़ी मेढ़ी नदी आएगी, ये इस ओर से मिलेगी इसमें आके, है ना। तो बनास अपन देखेंगे कि कमनूर की पहाड़ी उससे आएगी, वैरो का मठ नामक जगह से ना। ये बनास उसमें कौन सी ओर से, ये बाईं ओर होगी, ये उसकी दाईं ओर। तो दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी अगर कोई सहायक नदी है बनास में, तो वो आयड या बिडज नदी है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट मैं इधर ही लिख देता हूँ। आयड नदी या मैं बोलूँ बिडज नदी बनास में कौन सी ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक है, तो ये बात करी अपन ने आयड या बिडज नदी। इससे पहले गंभीर की बात करी, गंभीर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, हालांकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, रिवीजन करा दें। सीधा उसका उद्गम देखें, सपोट्रा के अंदर एक नादुती की पहाड़ियाँ थी। इसका संगम कहाँ पे हो रहा था, तो भाई आगरा यूपी के अंदर रिठाई गांव के अंतर्गत हो रहा था। ये करौली के अंदर बहती है, धौलपुर के अंदर बहती है, भरतपुर के अंतर्गत बहती है। उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, पांचला बांध, जो कि अटामाची, भद्रावती, बेसावट, बरखेड़ा, उसके अलावा सेसा उसकी सहायक नदी है, खेर उसकी सहायक नदी है, जगल उसकी सहायक नदी है। ठीक है, उतनी बात थी उसके अंतर्गत। इधर बात करी जाए आयड या बिडज नदी की, इसका उद्गम होता है गोविंदा की पहाड़ियों से, उदयपुर से। इसका संगम या समापन कहाँ पे होता है, तो बिगोद भीलवाड़ा में, ये बांसवाड़ा मिल जाती है। बिगोद भीलवाड़ा एक त्रिवेणी संगम है, जो कि बनास, बिडज और मैदान से मिलकर बना हुआ होता है। इसका अपवा क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के अंतर्गत होता है। इसकी सहायक नदियाँ, तो आयड या बिडज की सहायक नदियाँ, एक नदी है गंभीरी, जो कि जावद की पहाड़ियों से आती है, मध्य प्रदेश से, है ना। और दूसरी सहायक नदी है इसकी ओराई भी एक जगह का नाम भी है, ओराई, है ना। फिर बात करिए अपन ने इसके कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो उदयपुर के अंदर एक बांध बना हुआ है मदार डैम, और एक दूसरा बांध घोसुंडा डैम, जो कि बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। उसके बाद इसकी बात करिए विशेषताओं के अंदर कि आयड या बिडज, आयड को बिडज कब कहा जाता है, तो जब ये गिरती है अरब मतलब उदय सागर की झील में, उसके बाद से इसको क्या कहा जाता है, बिडज कहा जाता है। इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं, तो तीन प्रमुख सभ्यताएं, एक आहड़ सभ्यता जो कि व्यापारिक केंद्र था बहुत बड़ा, है ना। दूसरी सभ्यता जिसका नाम है बालाथल लोही युगीन की भी मानी जाती है, बालाथल ताम्र युगीन की भी मानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक सभ्यता नगरी या माध्यमिका। इन तीनों सभ्यताओं का विकास इसके किनारे विकसित हुआ है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो, जिसमें बेसिकली थानगन दुर्ग को छोड़कर बाकी सारी श्रेणियां हैं, ये किलो के अंदर फॉर्म पड़ते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसको किलो का सिरमौर कहा जाता है, ये गंभीरी और बिडज नदी के किनारे स्थित है। और चौथा पॉइंट कि बनास के अंदर मिलने वाली आयड दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है। अब अपने दो ही नदियां पढ़ने के बाकी रही, एक बनास नदी जो कि पूर्णतः राजस्थान की है, बोलूँ राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, और दूसरी नदी अपन पढ़ेंगे चंबल नदी, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्प्रवाही नदी है। उसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए।